करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू कैपिटल मार्केट राइट्स इशू एसेंशियली रेफर्स टू। बोल रहे हैं कि कैपिटल मार्केट में जो राइट्स इशू है उसका मतलब क्या होता है। राइट्स इशू का मतलब क्या होता है, देखो किसी भी कैपिटल मार्केट में राइट्स इशू का मतलब होता है कोई भी इन्विटेशन जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है कंपनी के, कि वो उस कंपनी के एडिशनल शेयर्स को खरीद सकते हैं कंपनी से डायरेक्ट, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है राइट्स इशू। मतलब राइट्स इशू करना। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एडिशनल शेयर्स बाय करने के लिए डायरेक्टली कंपनी कहती है, और वो भी कैसे, डिस्काउंटेड प्राइस पे। वो भी कैसे, डिस्काउंटेड प्राइस पे ऐसा किया जाता है। उनको ये जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पे दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है, या तो कंपनी को पैसों की नीड होती है या तो कैश चाहिए कंपनी को, और कंपनी अगर बाहर से कंपनी लोन उठाना नहीं चाहती तो वो शेयर होल्डर्स को ही कहते हैं कि आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलते हैं कि आप एडिशनल शेयर्स को खरीद सकते हो। ठीक है, और इससे एक और फायदा क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल जाता है, जहाँ पे उनको मतलब लोअर प्राइस पे राइट्स मिल जाते हैं ज़्यादा के। ठीक है, तो ये भी उनको फ़ायदा है। तो राइट्स इशू उसी को बोलते हैं, राइट्स इशू मतलब शेयर्स को इशू करना, कंपनी के शेयर्स को इशू करना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं राइट्स, वो वाला हो गया। ठीक है, फिर है ये जो लिख रखा है ना बाई बैक ऑफ शेयर्स। बाई बैक ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी का मतलब क्या होता है, बाई बैक और शेयर, बाई बैक को शेयर रीपरचेज भी बोलते हैं। रीपरचेज क्या, शेयर रीपरचेज, शेयर परचेज भी बोलते हैं। किसको, बाय बैक को। बाय बैक को शेयर रीपरचेज भी बोलते हैं जब कंपनी अपने ही शेयर्स जो उन्होंने मार्केट में डाल रखे हैं उसी को दोबारा खरीदती है। जब कंपनी क्या करती है, अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स को दोबारा बाय करती है, ताकि नंबर ऑफ शेयर्स जो है उनका नंबर जो है कम हो जाए, जो भी ओपन मार्केट में हमारे शेयर्स अवेलेबल है उनका नंबर कम हो जाए। जब उनको कंपनी जो है वो करती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाई बैक। उसको क्या बोलते हैं, बाई बैक। ठीक है, बाई बैक शेयर्स किसको बोलते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं कंपनी के, उसको रिड्यूस करना। ठीक है, ताकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है फिर उसके राइट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और जो कुछ शेयर्स हैं उनको वापस ले लेना, ताकि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो क्या हो जाए, कम हो जाए। नंबर ऑफ शेयर्स जो है कम हो जाए, उसको बोल देंगे बाई बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, बाई बैक ऑफ शेयर्स उसको बोलते हैं। ठीक है, बाई बैक और शेयर रिपरचेज भी बोलते हैं। और पहले स्टेटमेंट देखो, एन ऑफरिंग ऑफ शेयर्स टू द न्यू शेयर होल्डर। और देखो एक तो होता है कोई भी कंपनी अगर पहली बार अपने शेयर्स को मार्केट में मतलब लाती है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और बाद में अगर लेके आती है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, आईपीओ और एफपीओ आपका नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये कुछ होते हैं कैपिटल मार्केट की चीज़ें, आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इशू, बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। तो राइट्स इशू क्या होते हैं, राइट्स इशू ये होता है कि अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एडिशनल शेयर्स देना कंपनी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हमें बताना है मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या होते हैं। देखो मल्टी बैगर स्टॉक क्या होते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक एक ऐसे स्टॉक होते हैं जहाँ पे हमें रिटर्न जो है 100% से 1000% तक मिल सकता है। ठीक है, मतलब ए स्टॉक इज कंसिडर्ड ए मल्टी बैगर इफ इट गिव्स अ रिटर्न ऑफ 100% और मोर। ठीक है, जब मतलब 100% से भी ज़्यादा रिटर्न की हमें मतलब आस होती है तो उसको बोलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक। फिर सेकंड बोल रहे हैं दे आर हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक विद अ लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखनी है, ये जो मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं ना ये हाईली अंडर वैल्यूड होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड होते हैं। याद रखना, ये याद रखना, मल्टी बैगर स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड होते हैं और प्राइस इनका लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। प्राइस लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, लेकिन ये ओवर वैल्यूड नहीं होते, ये हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं जो मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए। ठीक है, ये समझ में आएगा कि मल्टी बैगर स्टॉक क्या होते हैं। ये जो स्टॉक हैं सबसे पहले किसने इन्वेंट किए थे, पीटर लिंच ने। ठीक है, पीटर लिंच ने कोई बुक छापी थी उसमें इसका जिक्र किया था, तो पीटर लिंच ने सबसे पहले ये जो शेयर्स हैं इनको खोजा था। कौन से, मल्टी बैगर स्टॉक्स, सॉरी शेयर्स बोले, स्टॉक्स। ठीक है, और ये शेयर्स ऐसी कंपनीज इशू करती हैं जिनका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होती हैं या फिर जिनमें एक्सीलेंट मैनेजमेंट स्किल होती हैं, बहुत मतलब अलग अलग चीज़ों में जो होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड होते हैं ये स्टॉक्स, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं।
ये देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, मल्टी बैगर के बारे में लिख रखा है कि मल्टी बैगर होता क्या। देखो स्टॉक्स जहाँ पे रिटर्न्स जो होते हैं ना वो सेवरल टाइम्स होते हैं उनके कॉस्ट के, उसको बोलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स। ये क्या होते हैं, अंडर वैल्यूड होते हैं और इनके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, मतलब आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ग्रेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये। मल्टी बैगर स्टॉक कंपनीज आर स्ट्रॉन्ग ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और जो ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर होते हैं वो क्या होती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उनका जो बिजनेस है वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में भी काफ़ी आगे बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई स्टॉक अपने प्राइस का डबल हो जाता है जल्दी तो उसको बोलते हैं 2 बैगर, 10 टाइम्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं 10 बैगर, और अगर मल्टीपल टाइम्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं मल्टी बैगर। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू का जब वो ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक को आप कैसे पहचानोगे, सबसे पहले डेट लेवल देखना है कंपनी का। जो डेट लेवल है कंपनी का वो रीजनेबल लिमिट्स में होना चाहिए। प्रीवियस क्वार्टर में उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है उस स्टॉक की, सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है। ठीक है, मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग उस कंपनी का क्या है, अर्निंग एंड प्राइस मल्टीपल, जो भी अर्निंग है उसको कितने मल्टीपल में प्राइस मतलब हो रही है। ठीक है, और चेक आउट बिजनेस मॉडल, और उनका बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ चेक करके आप देख सकते हो कि कोई भी स्टॉक जो है वो मल्टी बैगर है कि नहीं है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, देख लेना आप एक बार। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको लगेगा कि जो मल्टी बैगर स्टॉक हैं वो क्या होंगे, ओवर वैल्यूड होंगे, नहीं वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड होते हैं, उनका लोगों को पता भी नहीं होता, और लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम में ये बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं। ठीक है, मान लो आपने आज खरीदे और 10 साल बाद देखोगे तो एकदम से जो स्टॉक्स की वैल्यू मल्टीपल टाइम्स हो जाती है तो उसको बोलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक। ठीक है, लंबे टाइम में ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर हो गया हमारा ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, 1 सेकेंड। PSL नॉर्म्स के बारे में बताना। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मतलब ऐसे सेक्टर जहाँ पे आपको लैंड करना है उनको प्रायोरिटी, कुछ ऐसे सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर बना दिया कि बैंक्स को उन सेक्टर्स को तो लोन देना ही देना है। ठीक है, तो वो हो गए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले है कि अंडर द नॉर्म्स स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मस्ट एलोकेट 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू द प्रायोरिटी सेक्टर। बोल रहे हैं कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको 75% जो अपनी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है उसका प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। किसको, स्मॉल फाइनेंस बैंक को। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2 ऐसे बैंक है जिनको 75% देना है। कौन कौन से, एक तो है रीजनल रूरल बैंक, आपने सुना होगा रीजनल रूरल बैंक, और एक है स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनको अपना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कितना देना है, 75% जो अपना पैसा है वो कहाँ पे देना है, प्रायोरिटी सेक्टर्स में देना है। ठीक है, वो कहाँ देना है, प्रायोरिटी सेक्टर्स में देना है, ध्यान रखना। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक आ जाए, रीजनल रूरल बैंक आ जाए, या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाए, इन सब में ही क्या है, यही सिस्टम है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है MSME क्रेडिट एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट्स आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ PSL। MSME क्रेडिट और एक्सपोर्ट क्रेडिट भी PSL में ही इंक्लूडेड है। तो बिल्कुल MSME का जो क्रेडिट है वो भी इसी में इंक्लूडेड है, MSME का क्रेडिट भी और एक्सपोर्ट का क्रेडिट भी। ठीक है, थर्ड है दी प्रोविजंस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शैल नॉट अप्लाई टू फॉरेन बैंक्स। तो ऐसा नहीं है, फॉरेन बैंक्स को भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो प्रोविजंस है वो फॉरेन बैंक्स को भी अप्लाई होते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। और फॉरेन बैंक्स पे कैसे अप्लाई होते हैं, जिन फॉरेन बैंक्स की जो ब्रांचेज हैं अगर 20 से ज़्यादा हैं, अगर 20 से ज़्यादा फॉरेन बैंक की ब्रांचेज हैं तो उनको 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना होगा। अगर उनकी ब्रांचेज जो हैं वो 20 से कम है, ठीक है, अगर 20 से ज़्यादा हैं तो 40% उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना होगा। अगर 20 ब्रांचेज से कम है फॉरेन बैंक्स की तो उनको कितना देना होगा, तो उनको कितना देना होगा, 40% ही देना होगा। ठीक है, उनको 40% ही देना होगा, लेकिन वो ये इस 40% को कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो इस 40% को, अगर 20 से कम ब्रांचेज है तो 40% ही देना होगा, लेकिन वो इस 40% को कहीं भी दे सकते हैं। कोई मतलब कंपल्शन नहीं है कि ये एग्रीकल्चर में देना होगा, MSME में देना होगा, या फिर वीकर सेक्शंस को देना होगा। जैसे कि अगर आप कोई 20 से ज़्यादा ब्रांचेज है किसी फॉरेन बैंक की तो उसको जो 40% पैसा वो भी बटेगा। जैसे कि आपको 18% एग्रीकल्चर में देना है, 7.5% MSME में देना है, वीकर सेक्शन को
तो आपको लगभग 12% दे रहा है। तो ऐसे आपका जो वो है डिस्टिंक्शन मतलब ऐसे बटा हुआ है, तो लेकिन उसमें 20 से कम ब्रांचेस में आपका वो बटा हुआ नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब हर एक में मतलब 20 से कम वाले ब्रांचेस का जो ये है ना, ये वाला जो सब कैटेगराइजेशन है वो नहीं हो रखा, और सब बैंक्स का सब कैटेगराइजेशन हो रखा है। ठीक है, जैसे कि कोई भी डोमेस्टिक है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, तो उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कितनी है, 40% ही है। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही बटा हुआ सब कैटेगराइजेशन हो सकता है कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी किस सेक्टर में हमें कितना देना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के सेक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि एक सेक्टर तो हमने देख लिया एमएसएमई, एक हो गया एमएसएमई क्रेडिट, एक हो गया एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक आपने सुना होगा एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके बाद हाउसिंग। ठीक है, एक हाउसिंग, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे ही चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आती हैं। ठीक है, ये सारे ही सेक्टर्स किस में आते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं। यहाँ पे अगर बैंक्स को लोन देना पड़ता है कुछ परसेंट। ठीक है, मैंने बता दिया कितना कितना परसेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है ए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है ए। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, हमें ऑफ बजट बोरोइंग के बारे में बात करनी है। देखो ऑफ बजट बोरोइंग का मतलब क्या है, बजट से बाहर जो बोरोइंग की जाती है। मतलब बजट से बाहर मतलब मान लो आज बजट प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ बोरोइंग्स के बारे में बताया गया, लेकिन इस बोरोइंग के बारे में बजट में बातें नहीं होगी, ये होगी ऑफ बजट बोरोइंग। ठीक है, ये होगी ऑफ बजट बोरोइंग। देख लेते क्या होती है। सबसे पहले है दीज लोन्स आर नॉट टेकन बाय दिस सेंटर डायरेक्टली, बिल्कुल सेंटर इन लोन्स को डायरेक्ट नहीं लेता, बट बाय अनदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन दैट बोरोज ऑन डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये जो लोन है कोई भी अनदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन लेता है, किसकी डायरेक्शन पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे, कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में उसका इंटरेस्ट चुका देगी, आप हमारी तरफ से ले सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे तो ये क्या होता है, ये होता है ऑफ बजट बोरोइंग। इसको क्या बोलते हैं, ऑफ बजट बोरोइंग। ठीक है, मान लो कि कोई भी मान लो एक्स कंपनी है, ठीक है, मान लो कि गवर्नमेंट की है, मान लो रेलवे है, रेलवे को नुकसान हो रहा है, रेलवे को पैसा चाहिए। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ मैं। ठीक है, मान लो रेलवे को पैसा चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट चाहती नहीं कि हम पैसा उधार अपने बजट में दिखाएं, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी रेलवे को कि आप अपनी तरफ से किसी भी मल्टीलेटरल बैंक या कहीं से भी आप पैसा बोरो कर लो, हम आपके उस इंटरेस्ट को चुका देंगे। तो इससे क्या होगा, जब ये बोरो करेंगे तो वो चीज़ बजट में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो ये होगी ऑफ बजट बोरोइंग। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड है दिस लोन्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल फिस्कल डेफिसिट। तो देखो अगर बजट में नहीं दिखाएंगे तो फिस्कल डेफिसिट में क्यों आएगा, तो ये फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, दीज लोन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल फिस्कल डेफिसिट। थर्ड है दीज बोरोइंग्स कैन बी यूज टू फंड बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, अब रेलवे को वो ये पैसा चाहे दिल्ली के एक्सपेंडिचर खर्च करने के लिए चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल दीज बोरोइंग्स कैन बी यूज टू फंड बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैसा भी एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए ये यूज हो सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि देखो फिस्कल डेफिसिट हमारा लिमिट में रहे, क्योंकि एक गवर्नमेंट का टारगेट होता है कि हमारे फिस्कल डेफिसिट को लिमिट में रखे। इसी फिस्कल डेफिसिट के बेस पे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो कंट्रीज को रेट करते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक तो फिस्कल डेफिसिट के हिसाब से रेट करती हैं, तो हमारी कंट्री की जो रेटिंग्स है वो अच्छी रहेंगी। ठीक है, एक दूसरी पार्लियामेंट के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी ये बोरोइंग। ठीक है, मतलब अगर कोई मान लो रेलवे है, उसको कोई बाहर से ही चाहिए, मतलब अगर उसको बोरोइंग चाहिए तो उसको पार्लियामेंट से पास करवा के बोरो नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ही बोरो कर सकते हो। ठीक है, तो एक पार्लियामेंट के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो ये समझ में आ गया। तो ये कुछ फ़ायदे हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ बजट बोरोइंग, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, ए। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इंडिया जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी इज मोर देन इट्स नॉमिनल जीडीपी। बोल रहे हैं कि जो इंडिया की जो पीपीपी की जो जीडीपी है वो नॉमिनल जीडीपी से ज़्यादा है। देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रखी है कि इंडिया की जो पीपीपी पे जो जीडीपी है वो ज़्यादा है। इंडिया की जो पीपीपी पे जीडीपी है ना वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट है, मतलब ठीक है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट है, जबकि जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमारी वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट है। ठीक है, वर्ल्ड में कितने 5th लार्जेस्ट है। सेकेंड है रिसेंटली इंडिया बिकेम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। अभी बताया मैंने इंडिया की पीपीपी में कौन सी है, थर्ड लार्जेस्ट है, तो 5th लार्जेस्ट नहीं है, तो थर्ड लार्जेस्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए। देखो
अब जीडीपी एट नॉमिनल और का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें इसमें बोल रखी हैं, एक तो जीडीपी पीपीपी पे, एक जीडीपी नॉमिनल, ठीक है। अब ऐसे लिख लेते हैं, एक तो है जीडीपी नॉमिनल। जीडीपी नॉमिनल क्या होता है, जीडीपी नॉमिनल होती है जब हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं किस पे, करंट प्राइसेस पे। किस पे, जब हम जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइसेस पे करते हैं मार्केट में, ठीक है, जब हम इन्फ्लेशन को उससे एडजस्ट नहीं करते तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं जीडीपी एट नॉमिनल प्राइसेस, ठीक है। इसमें हम मेनली किसका यूज़ करते हैं, मेनली इस जीडीपी को हम डॉलर में ही कैलकुलेट करते हैं और मेनली क्या करके यूज़ करते हैं, मार्केट एक्सचेंज रेट का यूज़ करके यूज़ करते हैं, ठीक है। मार्केट एक्सचेंज रेट जो चल रहा है उसका यूज़ करके हम इसको करते हैं कैलकुलेट जीडीपी को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। एक होती है हमारी जीडीपी जो हम पीपीपी पे कैलकुलेट करते हैं। पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है कि परचेजिंग पावर के हिसाब से सामान को देख के करते हैं। जैसे कि मान लो एक बर्गर जो है वो एक बर्गर जो है इंडिया में 100 रुपीज़ का आ रहा है, ठीक है, और वही यूएसए में वो जो बर्गर है वो $2 का आ रहा है, ठीक है। वो मान लो कि वही वहाँ पे कितने का आ रहा है, $2 का आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब $1 वहाँ के कितने, इंडिया के कितने रुपए के बराबर हुआ, 50 रुपये के बराबर हुआ। तो इस परचेजिंग पावर पैरिटी को लेके ये कि मतलब $1 50 रुपये के बराबर है, और वैसे नॉमिनल रेट पे कितना चल रहा है, मतलब $1 मान लो 70 या 80 रुपये चल रहा है, ठीक है। वैसे तो $1 70 या 80 रुपये चल रहा है, लेकिन हम अगर सामान से कंपेयर करें कि एक बर्गर मान लो वहाँ 100 का आता है और वहाँ पे ये 2 का आता है, मतलब, ठीक है, तो $1 किसके बराबर हुआ, 50 रुपये के बराबर हुआ। तो इस हिसाब से जब हम अपनी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जीडीपी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो हमारी जीडीपी जो है वो ज़्यादा कैलकुलेट होती है। तो जीडीपी एट पीपीपी के हिसाब से इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया हमारा आंसर ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ऐसे कौन से फंड्स हैं जो केवल और केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। एक ही है, कौन से हैं, गिल्ट एज फंड, ठीक है। गिल्ट फंड्स जो होते हैं वो केवल और केवल किस में इन्वेस्ट करते हैं, वो केवल और केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमें बताना है किसके बारे में, जोशीमठ के बारे में। कल्चरली फेमस क्यों है, क्योंकि सबसे पहले शंकराचार्य ने वहाँ पे एक मठ बनाया था, उसके लिए फेमस है, बिल्कुल वहाँ पे बनाया था, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब के गुरुद्वारा जो है वहाँ के लिए प्रोमिनेंट रूट है, बिल्कुल वहाँ के लिए प्रोमिनेंट रूट है, ठीक है, वहाँ के लिए प्रोमिनेंट रूट है यहाँ पे, बिल्कुल है। और इसके अलावा एक और चीज़ थी यहाँ पे, मेरे को ध्यान नहीं आ रही है, चलो ये दोनों ही चीज़ें हैं। थर्ड है इट वॉज रूल्ड बाई कात्यूरी किंग्स, बिल्कुल इसको जो रूल करते थे वो कात्यूरी किंग्स थे, ठीक है। ये रूल किसके द्वारा की जाती थी, कात्यूरी किंग्स इसको रूल करते थे। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो आंसर क्या जाता है डी। पहले जो कात्यूरी किंग्स थे उनकी जो कैपिटल थी वो यहीं पे थी, जोशीमठ उनकी कैपिटल थी। कात्यूर जो डायनेस्टी थी उनकी कैपिटल थी जोशीमठ, लेकिन बाद में जो ये कैपिटल है ये कहाँ पे शिफ्ट कर दी गई, कार्तिकेयपुर में। बाद में इन्होंने कहाँ पे कर दी, कार्तिकेयपुर में इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी, ठीक है। बाद में इन्होंने मतलब कार्तिकेयपुर कौन सी जगह है, जो आजकल आप नाम सुना होगा बैजनाथ, ठीक है, बैजनाथ का नाम सुना होगा। तो बैजनाथ में कात्यूरी डायनेस्टी ने अपनी जो कैपिटल है बाद में वहाँ पे शिफ्ट कर दी थी, लेकिन उससे पहले कहाँ थी, जोशीमठी थी, ठीक है। कात्यूरी डायनेस्टी किसने फाउंड की थी, वासुदेव कात्यूरी ने। किसने, कात्यूरी डायनेस्टी किसने फाउंड की थी, वासुदेव कात्यूरी ने, ठीक है। और याद रखना, हाँ, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आपने एक सुना होगा, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आपने सुना होगा। तो वहाँ के लिए रास्ता भी यहीं से जाता है, ठीक है। और जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 7, और अभी इसकी जोशीमठ टाउन की क्या हो रही थी, सिंकिंग हो रही थी, ठीक है, लैंडस्लाइड, ठीक है। तो इससे जो लैंडस्लाइड वाला टॉपिक है ना मेंस का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हो गया डी, और इसके साथ अर्थक्वेक, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हैं चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमें बताना है सबसे पहले कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। देखो कुछ चीज़ें होती हैं, क्या मान ले टोटल इकोनॉमी में 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो 100 रुपीज़ मान लो आरबीआई ने टोटल प्रिंट किए, ठीक है, 100 रुपीज़ ये बैंक के पास आ गए।
अब आरबीआई क्या बोलता है कि आप एक काम करो, अगर आप सारे पैसे इकोनॉमी में डाल दोगे, सारे पैसे लोन पे दे दोगे, तो हो सकता है कि कुछ पैसे कोई वापस ना दे, एनपीए बन जाए। तो आप एक काम करो, 4 रुपये एज ए कैश रिजर्व रेशियो रख लो, ठीक है। और कुछ ये जो कैश रिजर्व रेशियो रखोगे ये आप मेरे पास ही रख दो, ठीक है। इन 100 रुपये में से 4 रुपये मेरे पास रख दो, अगर बाई चांस 3-4 लोगों ने पैसे नहीं दिए तो यहाँ से निकाल लोगे आप। और आप क्या करो, 16 पैसे अपने पास ही रख लो, ठीक है। उसको किसी को लोन पे मत दो, उसको बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये तो कैश रिजर्व रेशियो होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं शायद, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि आप ये करो, ये पैसा आप अपने ही बैंक में रख लो, आपको किसी को लोन नहीं देना है, केवल अपने पास रखना है इसको, ठीक है। ये आप अपने पास मेंटेन करके रखो कि कभी भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो आप मैनेज कर लो, आप ज़्यादा आपको दिक्कत ना उठानी पड़े, ठीक है। तो ये 20 रुपीज़ आप क्या करो अलग रख लो, और इसके अलावा जितने बच गए ना, मान ले 80 रुपीज़ बन गए, उसको आप लोन पे दे दो, ठीक है। इससे आप क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सेफ उसमें हो जाओगे। तो देखो अब ये बोल रहे हैं कि ये पैसे क्या हुए, ये पैसे 80 रुपये, अब इन क्या होगा, मनी मल्टीप्लाई होगी, ये मनी इकोनॉमी में जाएगी, एक पर्सन के पास गई, फिर दूसरे के पास गई, ये मनी मल्टीप्लाई होगी, 80 रुपये मनी मल्टीप्लाई में जाएंगे। अब ये बोल रहे हैं कि मनी मल्टीप्लायर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सीआरआर। अब देखो सीआरआर अगर बढ़ेगा, मान लो 4 की जगह बैंक ने बोला कि 8 रुपये रख दो भाई आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमने 8 रुपये रख दिए तो यहाँ पे 8 रुपये कम हो जाएंगे, अगर यहाँ पे 8 रुपये कम हो जाएंगे, 4 की जगह मान लो और 4 कम हो गए, तो कितने हो गए, 6 और 7, ठीक है, 76 रुपीज़। अब केवल 76 रुपीज़ ही मनी मतलब उसमें जा रहे हैं, इकोनॉमी में जा रहे हैं, तो केवल 76 रुपीज़ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80 रुपये ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे कि 76, 80 रुपये, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रखना, मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब आप सीआरआर को क्या करोगे, बढ़ाओगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखी है। ये समझ में आया कैसे मैं बता रही हूँ? नहीं आया होगा तो एक बार फिर से इसको रिवर्स में देख लेना, ठीक है। सेकंड है, सिंस डिमोनेटाइजेशन इन 2016 करेंसी हेल्ड विद पब्लिक हैज स्टेडली डिक्रीज। बोल रहे हैं कि जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है 2016 में, जो करेंसी है जो पब्लिक के पास है वो डिक्रीज होती गई है, बिल्कुल भी नहीं। मनी जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है। याद रखना, मनी सर्कुलेशन डिमोनेटाइजेशन के टाइम से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ, वो डिक्रीज नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या दे रखी है, रॉन्ग दे रखी है, तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बताना है, एज ए बैंकर ऑफ बैंक्स हाउ डज द आरबीआई असिस्ट बैंक। देखो बोल रहे हैं कि आरबीआई को बैंकर ऑफ बैंक्स बोला जाता है, तो वो बैंक्स को कैसे असिस्ट करता है। सबसे पहले बाय ओपनिंग अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स इन ई-कुबेर। बिल्कुल, ई-कुबेर एक आरबीआई का प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे बैंक्स के अकाउंट होते हैं, मान लो एसबीआई का अकाउंट, पीएनबी का अकाउंट, ये सारे अकाउंट उसमें होते हैं, ठीक है। तो आरबीआई के पास सबके अकाउंट होते हैं, सारे बैंकों के, और फिर ये जो बैंक होते हैं इनमें लोगों के अकाउंट होते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे होता है बिल्कुल, तो ऐसे असिस्ट करता है। सेकंड है प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन, बिल्कुल इनको शॉर्ट टर्म लोन भी देता है बैंकों को। थर्ड है बाय एक्टिंग एज लेंडर ऑफ लार्ज स्टोर, बिल्कुल अगर बाई चांस बैंक्स को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा तो लास्ट में कौन पैसा देगा उनको, आरबीआई पैसा देगा। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तीनों ही सही स्टेटमेंट है। तो आंसर हमारा क्या आता है, डी। कब बना था, 1934 में। कब बना था, 1934 में आरबीआई एक्ट जब आया था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। गवर्नमेंट फाइनेंसिंग में हेलीकॉप्टर ड्रॉप किसको बोला जाता है। देखो हेलीकॉप्टर ड्रॉप आपने बहुत बार सुना होगा, हेलीकॉप्टर से मनी को डाल देना, ठीक, हेलीकॉप्टर से मनी को डाल देना, इसको बोला जाता है एक मॉनेटरी स्टिमुलस स्ट्रेटजी, जिसमें हम इन्फ्लेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ाने से इकोनॉमिक आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मॉनेटरी स्टिमुलस, देखो हेलीकॉप्टर ड्रॉप मतलब हेलीकॉप्टर से मनी को क्या कर दो, मनी सप्लाई बढ़ा दो, ठीक है। हेलीकॉप्टर से क्या करो, मतलब मनी सप्लाई बढ़ा दो। मनी सप्लाई जब लोगों के हाथ में जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी लोगों के हाथ में जाएगी, तो इससे क्या होगा, लोग डिमांड करेंगे, और जब डिमांड करेंगे तो क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। और जब इन्फ्लेशन होगा तो इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। तो क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो सारी चीज़ें होंगी। तो हेलीकॉप्टर ड्रॉप क्या है, एक टाइप की, ये एक वो टाइप का मॉनेटरी स्टिमुलस स्ट्रेटेजी है जिसमें इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक आउटपुट को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
हमें बताना है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के बारे में। देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि ऑल डिपॉजिट्स अंडर स्मॉल सेविंग स्कीम्स आर क्रेडिटेड टू NSSF विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। बोल रहे हैं कि जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम में डिपॉजिट्स होते हैं वो NSSF में क्रेडिट किए जाते हैं, जो कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट है। याद रखना, ये जो NSSF में जो स्मॉल सेविंग स्कीम के जो डिपॉजिट किए जाते हैं ये कंसोलिडेटेड फंड में नहीं होता। ये किस में होता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में होता है। किस में होता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में होता है, ये इसमें नहीं होता है। तो पहली स्टेटमेंट तो यही रॉन्ग होगी। ठीक है, देखो अगर पहली स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो दो स्टेटमेंट कट गई, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है ही। ठीक है, देखो देख ले तो NSSF इन्वेस्ट द नेट कलेक्शंस ऑफ स्मॉल सेविंग इन स्पेशल स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बोल रहे हैं कि जो NSSF में जो पैसा होता है, जितना भी पैसा होता है वो या तो स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उनको पैसे को ऐसे नहीं रखा जाता, उसको सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। थर्ड है द इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम NSSF इन स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैरी अ रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। बोल रहे हैं कि जो NSSF में जो इन्वेस्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो वहाँ का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उस पर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है जिसको RBI टाइम टू टाइम सेट करता है। तो याद रखना इंटरेस्ट रेट RBI सेटअप नहीं करता, याद रखना इंटरेस्ट रेट को फिक्स करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं तो इनका इंटरेस्ट कौन सेट करेगी? इनका इंटरेस्ट सेट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। ठीक है, सिक्योरिटीज किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो कौन सेट करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सेट करेगी। अगर यहीं पे स्टेट गवर्नमेंट होती तो स्टेट गवर्नमेंट सेट करती इसका इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो RBI सेट नहीं करेगा इसका इंटरेस्ट रेट, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा D। समझ में आया कैसे ये चल रहा है? ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कौन सेट करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करेगी, RBI सेट नहीं करेगा। पब्लिक अकाउंट के अंडर आता है। ये NSSF कब बना था? 1999 में बना था। ठीक है, इसके अलावा देखो जो स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं वो 3 हेड्स के अंदर आते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम के अंडर 3 मतलब अकाउंट्स आते हैं मेनली। एक होते हैं पोस्टल डिपॉजिट्स, एक होते हैं पोस्टल डिपॉजिट्स, एक होते हैं सेविंग सर्टिफिकेट्स, एक होते हैं सेविंग सर्टिफिकेट्स, एक होते हैं हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, एक होते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब जो ये सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, किसान विकास पत्र हो गया। ठीक है, तो ये 2 सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में क्या क्या आते हैं? जैसे कि PPF हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होगी। ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में आते हैं। तो ये कई टाइप के डिपॉजिट्स कई हेड्स के अंडर होते हैं जो किसके अंडर होते हैं? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंडर होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 उसका आंसर हो गया हमारा D। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोल रहे हैं कि ये जो है लॉन्ग टर्म जो क्रेडिट की जो बोटलनेक है उसको सोल्व करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। बिल्कुल इसको सोल्व करेगा। अभी रिसेंटली क्या बनाया गया है? इसको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, ये लिख ही रखा है। ठीक है, इट इज सेकंड। देखो ये सेकंड नहीं है, ये 5th है। ये 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इससे पहले भी काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा SIDBI, ठीक है, नाबार्ड, ठीक है, इनका नाम सुना होगा SIDBI, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बोर्ड। इसके अलावा एक और था एक्सिम बैंक। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सारे ही ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो एक 5th बनाया गया है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट की नीड्स को फिल करेगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है हमारी और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये भी नहीं होएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो B रह गया। सेकेंड, इट विल बी रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय RBI। बोल रहे हैं कि इनको कौन देखेगा? इनको RBI वो करेगा, क्या करेगा? इनको RBI रेगुलेट और सुपरवाइज करेगा। बिल्कुल इसको RBI ही रेगुलेट और सुपरवाइज करेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कब अनाउंस किया गया? इसको 2021 में ही इसको अनाउंस किया गया है। ठीक है, ये एक कॉर्पोरेट बॉडी की तरह बनाया जाएगा जिसकी ऑथराइज शेयर स्टार्टिंग में कितनी होगी? 1 लाख करोड़। कितनी होगी? 1 लाख करोड़ इसकी सबसे पहला ऑथराइज शेयर होगा इसका। इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके सारे 100% शेयर लेगी, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने शेयर्स को रिड्यूस कर लेगी और एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको बना दिया जाएगा, एज ए कॉर्पोरेट बॉडी इसको बना दिया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट का जो शेयर है वो ओनली कितना होगा? 26% होगा। कितना होगा? 26% होगा ओनली। ठीक है, तो ये कौन सा बैंक है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इसकी हमारी क्या है? रॉन्ग है।
देखो ये देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये जो बैंक सेटअप किया जा रहा है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड इन्वेस्ट और अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो भी इंडिया में है या फिर मतलब एंटायरली या पार्टली इंडिया में है, ठीक है। इसका डेवलपमेंट, ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होगा कि फाइनेंस प्रोवाइड करना। दूसरा डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, ताकि डेवलपमेंट जो है वो किया जा सके, इंक्लूड फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर बॉन्ड्स, लोन्स, डेरिवेटिव फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ठीक है। इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सारे इसके फंक्शन, लोन प्रोवाइड करना, रीफाइनेंस करना, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, फॉरेन पार्टिसिपेशन को वो करना, नेगोशिएशन विद वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ करना और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसके अलावा और भी सारी काफ़ी सोर्स ऑफ फंड्स क्या हैं इसके, काफ़ी सारे बॉन्ड्स के थ्रू इशू करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बोरो कर सकते हैं, आरबीआई से भी बोरो कर सकते हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से भी बोरो करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। इसको मैनेज कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। ये केवल आपको मैं दिखा रही हूँ किसके लिए, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या है ये NABFID, ठीक है। तो ये आ गया आपको समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आंसर हो जाता है C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। राइट ऑफ लोन्स, देखो राइट ऑफ लोन्स क्या होते हैं, जो बैंक अपनी, मान लो कि मान ले बैंक ने 100 लोन्स दिए थे, उसमें से मान लो कि 10 ने अपने पैसे वापस नहीं दिए, ठीक है। 10 ने पैसे नहीं दिए तो क्या करेंगे, वो एक टाइप के NPA बन गए। तो थोड़े दिन के बाद क्या करता है बैंक, उनको अपने अकाउंट से ही मतलब उनको रिपोर्ट करना ही बंद कर देता है, क्योंकि इनको देने तो है नहीं पैसे। तो बाद में मतलब बाद में क्या होता है, केवल वो 90 को ही अकाउंटिंग रखेगा जो बैंक है, ठीक है। इस 10 को हटा देता है, तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ लोन्स, ठीक है। रिटर्न ऑफ लोन्स बोलते हैं। रिटर्न ऑफ लोन्स बोल रहे हैं आर स्टिल काउंटेड एज एसेट्स एज द बोरोअर्स आर स्टिल लायबल फॉर रिपेमेंट, बोल रहे हैं इनको अभी भी एसेट माना जाता है, ठीक है। राइट ऑफ लोन्स को बोल रहे हैं अभी भी एसेट माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिटर्न ऑफ लोन्स को क्या माना जाता है, लायबिलिटी माना जाता है। अब उनको एसेट की तरह कैसे काउंट करोगे जब उनके पैसे आ ही नहीं रहे, तो ठीक है। तो इनको क्या माना जाता है, इनको बिल्कुल भी एसेट नहीं माना जाता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है द टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए बैंक रिड्यूसेस इफ रिटर्न ऑफ ए लोन, बोल रहे हैं कि टैक्स लायबिलिटी किसी भी बैंक की कम हो जाती है अगर वो किसी भी लोन को राइट ऑफ कर देते हैं। देखो टैक्स लायबिलिटी किसी भी बैंक की देखो टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए बैंक रिड्यूसेस, ये स्टेटमेंट कहीं हद तक सही है कि अगर कोई भी बैंक राइट ऑफ कर देता है किसी लोन को तो उसकी जो टैक्स की लायबिलिटी है तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब लायबल टैक्स उसके लिए कम है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड है दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अकाउंट फॉर मोर देन 50, बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का 50% से ज़्यादा जो चीज़ें वो हैं वो राइट ऑफ है। तो याद रखना पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो रिटर्न ऑफ लोन है वो ज़्यादा है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक के जो रिटर्न ऑफ लोन्स हैं या जो पैसे नहीं दिए हैं बैंकों को, वो पब्लिक सेक्टर बैंक ज़्यादा हैं जिनको पैसे नहीं दिए हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। वो कितने हैं, 72%, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के बहुत कम है, 27% है, और जबकि जो पब्लिक सेक्टर उसके कितने हैं, 72% है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के ज़्यादा हैं, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक के नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो क्या बताना है, नोट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो नोट तो फर्स्ट भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया हमारा सी, ठीक है। आंसर हमारा क्या आ गया, सी। तो ये आपको क्या करनी है, सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो टैक्स लायबिलिटी है किसी भी बैंक की वो रिड्यूस हो जाते हैं जब भी किसी राइट ऑफ करते हैं किसी लोन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या बोलता है, हमें बताना है ग्रीन अमोनिया के बारे में। ग्रीन अमोनिया मतलब ऐसी अमोनिया जो मेनली रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाई जाती है या ऐसे सोर्सेज से बनाई जाती है जिसमें कोई भी पोल्यूशन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, ग्रीन अमोनिया, ठीक है। तो सबसे पहले इट इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोजन को वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस से यूज़ किया जाता है और नाइट्रोजन जो है वो एयर से सेपरेट की जाती है, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहे हैं कि ये कॉस्ट एफिशिएंट है, तो याद रखना जो ये ग्रीन हाइड्रोजन बोल रहे, जो ग्रीन अमोनिया बनाई जाती है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है। कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होती बिल्कुल भी, क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। जो नॉर्मली जो हम अमोनिया बना लेंगे वो बनाएंगे हम मतलब कम पैसे में, जबकि जो ग्रीन अमोनिया बनाने में जो हमारा अमाउंट है वो 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा लगता है, मतलब डबल ट्रिपल 4 टाइम्स भी ज़्यादा लग सकता है। तो ऐसा नहीं है, कन्वेंशनल प्रोड्यूस्ड यूरिया का जो कॉस्ट है वो कम होता है और जबकि ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन का कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो ये कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी होगी रॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं, इट कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ जीरो कार्बन फ्यूल, बिल्कुल जो ये प्रोड्यूस होगी ये जीरो कार्बन फ्यूल प्रोड्यूस करेगी। जो ग्रीन अमोनिया ये यूज़ होगी ये बिल्कुल भी वो प्रोड्यूस नहीं करेगी, मतलब पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, हमारे सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। फिलिप्स कर्व के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। फिलिप्स कर्व क्या होता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो कर्व होता है उसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या है इन्फ्लेशन, यहाँ पे क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो कर्व होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो कर्व होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये बोल रहे हैं कि हाइयर अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ हाइयर अनएम्प्लॉयमेंट। इज एसोसिएटेड विद लोअर इन्फ्लेशन, इज एसोसिएटेड विद लोअर इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बोल रखा है। जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन क्या है, लो है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे क्या इन्फ्लेशन है, तो ये स्टेटमेंट क्या सही है, तो ये तो सही है। सेकंड बोल रहे हैं कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हाई यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इज एसोसिएटेड विद हायर इन्फ्लेशन, नहीं यहाँ पे क्या लोअर इन्फ्लेशन में, तो ये गलत स्टेटमेंट है। हमसे क्या पूछिए, गलत ही स्टेटमेंट पूछिए, तो यही गलत है। ठीक है, ये गलत है। थर्ड देख लेते हैं, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे लोअर अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएटेड विद हायर इन्फ्लेशन, बिल्कुल यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है हाई लेवल ऑफ लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ हो गया, तो यहाँ पे लेवल ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये भी सही है। तो ये और सारे स्टेटमेंट सही हैं, ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर आपको पता है कि फिलिप कर्व क्या होता है, ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का कर्व होता है, ये वाला कर्व होता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फिलिप कर्व। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है कई बार, ठीक है ये हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं फिलिप कर्व। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हमें बताना है डिजिटल इनोवेशन अलायंस के बारे में। डिजिटल इनोवेशन अलायंस अभी न्यूज़ में थी, तो ये किससे एसोसिएटेड है, तो याद रखना ये किससे एसोसिएटेड है, G20 कंट्रीज से एसोसिएटेड है। अभी G20 कंट्रीज ने मिलकर डिजिटल इनोवेशन अलायंस बनाई थी, और इसके अलावा एक स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन भी चलाई थी। ठीक है, क्या स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन भी चलाई है इन्होंने, G20 वालों ने, किसके साथ मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इस हमारी MIT के साथ मिलके ये भी चलाई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। और मेनली ये किस में हेल्प करेगी, मेनली जो ये डिजिटल इनोवेशन अलायंस है, ये जो डिजिटल इनोवेशन किया जाएगा, ये किस डायरेक्शन में इनोवेशन किया जाएगा, ताकि ये जो ह्यूमैनिटी को हेल्प कर सके। किन किन सेक्टर्स में, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कि हेल्थ हो गया, जैसे कि एजुकेशन हो गया, उसके बाद फिनटेक हो गया, उसके बाद सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसके बाद सर्कुलर इकोनॉमी हो गया। ठीक है, इन सब में मतलब जो होगा वो होगा डिजिटल इनोवेशन अलायंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। नायरू बताना है नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताना है हमें। देखो, मान लो कि लंबे टाइम से क्या हो रहा है, देखो फिलिप कर्व से ही रिलेटेड है ये। सबसे पहले फिलिप कर्व था, हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे आता है इन्फ्लेशन, यहाँ पे आता है अनएम्प्लॉयमेंट, और ये होता है हमारा कर्व। ठीक है, ठीक है, ये होता है। ठीक है, लेकिन जो फिलिप कर्व की थ्योरी थी उसको दो जो पर्सन थे वो नहीं मानते थे। एक थे मिल्टन फ्रीडमैन, और एक का नाम था एडमंड फेल्प्स। ठीक है, ये दो पर्सन जो थे ये मानते ही नहीं थे कि भाई फिलिप कर्व सही है। ये इन्होंने बोला कि शॉर्ट टर्म में तो सही है, ठीक है, कि जो फिलिप कर्व है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा ना, इन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा होगा तो पीपल क्या करेंगे, पीपल डिमांड करेंगे कि हमारी जो वेजेस है उनको इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, पीपल अपने वेजेस को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, डिमांड करेंगे। ठीक है, और कंपनी इतने लोगों को मतलब ज़्यादा पे दे नहीं पाएगी, तो इससे क्या करेगी, वो क्या करेगी, अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करेगी। और जब वो अपने एम्प्लॉयर्स को फायर करेगी तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ होगा। क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। और ऐसी जगह जहाँ पे ये अनएम्प्लॉयमेंट आके रुक जाएगा, मतलब
चाहे अब आप कितना भी इन्फ्लेशन बढ़ा लो, चाहे अब आप कितना भी इन्फ्लेशन बढ़ा लो, अब अनएम्प्लॉयमेंट उससे कम नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसको क्या बोलते हैं? नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। चाहे अब आप कितना भी इन्फ्लेशन बढ़ा लो, अब एम्प्लॉयमेंट उससे ज़्यादा कम नहीं होगा, उसको बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन्होंने दिया था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले है इट अकाउंट्स फॉर इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। ये मतलब जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या पड़ रहा है उसको काउंट करते हैं। बिल्कुल, फिलिप करो भी इसी को काउंट कर रहा था, ये भी इसी को कर रहा है, बिल्कुल सही है। सेकंड है द इकोनॉमी ऑपरेट्स अबोव इट्स फुल कैपेसिटी व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लोअर देन द नायरू। देखो नायरू पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या होगा? हाईएस्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है कि नायरू पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है? हाईएस्ट है। तो बोल रहे हैं कि इकोनॉमी ऑपरेट्स अबोव इट्स फुल कैपेसिटी व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लोअर देन नायरू। तो देखो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर नायरू से कम है, अगर नायरू से भी कम अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसका मतलब इकोनॉमी कैसे काम कर रही है? अपने फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर ये समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक है, तो ये हो गया दोनों। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या दे रखी है? हमारी करेक्ट दे रखी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? सी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? सी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर नायरू से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो इकोनॉमी अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रही है। ठीक है, इसको स्पेयर कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। किसी इकोनॉमी की स्पेयर कैपेसिटी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के एक्ट के बारे में बताना, जो सरफासी का 2002 का एक्ट है। बोले कि सरफासी एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बैंक। जो बोल रहे कि जो सरफासी एक्ट है वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो याद रखना, यही एक ड्रॉबैक है इसका, किसका? सरफासी एक्ट का, कि ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जिन्होंने सिक्योर ही नहीं करवाया उसका क्या, उसको क्या सिक्योरिटाइजेशन देगा? तो केवल जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड है दी कॉर्पोरेट बैंक्स कैन इन्वोक द सरफासी एक्ट टू रिकवर द लोन्स। बिल्कुल, कॉर्पोरेट बैंक जो हैं वो सरफासी एक्ट से अपने लोन्स को रिकवर करने के लिए सरफासी एक्ट को इन्वोक कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो केवल सिक्योर्ड लोन्स का ये मैंने बता दिया। ठीक है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी। ठीक है, आंसर क्या आ गया? बी। देखो, सरफासी एक्ट लाया किस लिए गया था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी सिक्योरिटाइजेशन की जो एक्टिविटी चल रही है इंडिया में, उसको क्या प्रोवाइड करना? एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, जो भी सिक्योरिटाइजेशन की एक्टिविटी चल रही है इंडिया में। इसके अलावा जो भी एनपीए का ट्रांसफ़र होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, उसका प्रोसीजर बताना कि उसका प्रोसीजर क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में जाने के बाद उनका क्या होगा। ठीक है, इसके बाद जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनको बिना कोर्ट इंटरवेंशन के इन्फोर्स करवाना। जो भी सिक्योरिटी के जो इंटरेस्ट हैं उनको बिना कोर्ट इंटरवेंशन के इन्फोर्स करवाना इसका रूल है, इसका मतलब काम है। ठीक है, क्या करता है? बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के सिक्योरिटी के जो इंटरेस्ट हैं उनके रूल को इन्फोर्स करवाता है। ठीक है, और इसके अलावा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पावर भी देता है कि वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको टेक ओवर कर सकते हैं। ठीक है, जो मान लो कि किसी ने लोन लिया और उसने उसके कोलेटरल में कुछ प्रॉपर्टी रखी, अब वो उस लोन को वापस नहीं दे रहा है, तो ये सरफासी एक्ट बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इतनी पावर देता है कि वो उस प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर कौन देता है? वो सरफासी एक्ट ही देगा। ठीक है, टेक ओवर की जो पावर है या सीज करने की जो पावर है वो कौन देता है? ये सरफासी एक्ट ही देता है। इसके अलावा इसी के अकॉर्डिंग दो चीज़ें बनती है, एक तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एक एसेट सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। ठीक है, तो ये इसी के अंडर बनती हैं। एनपीएस को सोल्व करने के लिए थ्रू आउट द कंट्री एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये ही चीज़ें हैं। ठीक है, ये मेनली मतलब सरफासी एक्ट लाया क्यों गया था? कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गार्ड किया जा सके, जो भी लोन फ्रॉड करते हैं या एनपीए बन जाते हैं उनके अगेंस्ट। ठीक है, अगर 6 महीने से ज़्यादा का डिफॉल्ट है वो सरफासी में जा सकता है, तो इसीलिए ये सरफासी एक्ट लाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आंसर हो जाता है बी। ठीक है, समझ में आया? सरफासी एक्ट का 2002 में आया था, ये आ गया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हमें बताना है कैपिटल मार्केट के फंडामेंटल्स के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या चीज़ सही नहीं है फंडामेंटल्स के बारे में।
सारी चीज़ें पढ़ लो, आप इसका आंसर पक्का लगा दोगे, ठीक है। एक बार काम करो, इसको बंद करो, मतलब वीडियो पॉज करो, एक बार इसका आंसर लगाओ। ये क्वेश्चन बिल्कुल बताने लायक नहीं है, अगर आप चारों स्टेटमेंट पढ़ोगे आप खुद ही लगा लोगे, ठीक है। अगर आपको पहला, तीसरा, चौथा कुछ भी नहीं पता, आप एक बार पढ़ो, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे ना, अब मैं आंसर बता रही हूँ, जब सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि दी फ्लोर प्राइस बोल रहे हैं कि हाईएस्ट प्राइस है शेयर प्राइस बैंड का, तो याद आपको नाम से ही पता चल रहा है जो फ्लोर प्राइस होता है वो क्या होता है, मिनिमम प्राइस होता है, लोएस्ट प्राइस होता है शेयर प्राइस बैंड का। तो याद रखना ये हाईएस्ट नहीं होता, ये लोएस्ट होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट ही रॉन्ग होगी, ठीक है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कट ऑफ प्राइस क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है, आर्बिट्रेज क्या होता है, तब भी आप कर दोगे। इसका मतलब ये सारी चीज़ें भी अब आपको पता चल जाएंगी। कट ऑफ प्राइस क्या होता है? कट ऑफ प्राइस एक ऑफर प्राइस होता है जहाँ पे जो शेयर इशू किए जाते हैं इन्वेस्टर को, उस प्राइस बैंड के अंदर वो कहीं भी खरीद सकता है, उसको बोलते हैं कट ऑफ प्राइस, बिल्कुल। थर्ड है द फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज द वैल्यू एट विच शेयर इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट, किस वैल्यू से वो लिस्टेड स्टॉक मार्केट में, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, बिल्कुल। और थर्ड है आर्बिट्रेज इज द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग एन एसेट इन वन मार्केट एंड साइमल्टेनियसली सेलिंग इट इन अनदर बट एट हायर रेट, उसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज, ठीक है। याद रखना आर्बिट्रेज किसको बोलते हैं? एक मार्केट में कम प्राइस पे खरीदना और दूसरी मार्केट में जाके ज़्यादा प्राइस पे बेच देना, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। तो ये सारी स्टेटमेंट सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हमें बताना है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के बारे में कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या है? देखो, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो बैंक है वो एक पोर्शन को होल्ड करते हैं कस्टमर के डिपॉजिट को और बचे हुए को कस्टमर्स को लोन में दे देते हैं। देखो, फ्रैक्शन मतलब कुछ फ्रैक्शन को लोन में देना, और रिजर्व मतलब कुछ फ्रैक्शन को रिजर्व में रखना, ऐसी बैंकिंग करना। देखो, वही तो बात होगी ना, मतलब फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग मतलब मान ली टोटल 100 रुपये आए, उसमें से आप लोन पे कितने दोगे? 80 रुपीज़ दोगे, 20 रुपीज़ क्या रखोगे? रिजर्व में रखेंगे, कहीं बैंक फेल ना हो जाए, तो उसको बोल देंगे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। ए सिस्टम ऑफ बैंक होल्ड ए पोर्शन ऑफ कस्टमर डिपॉजिट एंड यूज द रेस्ट इन लोन टू अदर कस्टमर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, ठीक है। और ये ऐसा कहाँ, एक और भी होता है, फुल रिजर्व बैंकिंग भी होता है। फुल रिजर्व बैंकिंग भी होता है जहाँ पे बैंक जो है वो डिमांड डिपॉजिट लैंड नहीं करते हैं, जबकि केवल टाइम डिपॉजिट ही लैंड करते हैं। वहाँ पे डिमांड डिपॉजिट लैंड ही नहीं करते, वो होते हैं फुल रिजर्व बैंकिंग वाले बैंक्स, ठीक है। तो ये होगी फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। लीगल टेंडर बताना। लीगल टेंडर क्या होता है? सबसे पहले है 1 रुपी कॉइन शैल बी लीगल टेंडर फॉर एनी सम नॉट एक्सटेंडिंग 1000। बिल्कुल, लीगल टेंडर जो 1 रुपी है वो 1000 से तक का जो अमाउंट है उससे उसको लीगल टेंडर बोलते हैं, 1 रुपये वाले को, बिल्कुल सही है। सेकेंड है चेक्स थ्रोन ऑन सेविंग्स और करंट अकाउंट्स आर नॉट लीगल टेंडर। बिल्कुल, जो चेक्स सेविंग या करंट अकाउंट्स पे होते हैं वो लीगल टेंडर नहीं होती, ये भी स्टेटमेंट सही है। लीगल टेंडर होता क्या? लीगल टेंडर कोई भी चीज़ जो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज हो और जिसको पब्लिक या प्राइवेट डेट में आप दे सको, ठीक है। मान लो कोई भी फाइन देना है, टैक्स देना है, डैमेज देना है, कुछ भी देना है, आप दे सको। मान लो लीगल टेंडर मतलब आप सब्जी खरीदने गए, वहाँ पे आप जिस चीज़ को दे सको उसको बोलते हैं लीगल टेंडर, ठीक है। आप चेक्स थोड़ी ना दे सकते, सब्जी वाले को थोड़ी ना बोल सकते हो आप मेरा चेक ले लो तब मैं सब्जी लूँगा, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो चेक्स थ्रोन ऑन सेविंग या करंट अकाउंट्स वो लीगल टेंडर नहीं होते, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1 रुपये का कॉइन आप कहाँ तक दे सकते हो? 1000 तक दे सकते हो। और एक 50 पैसे का कॉइन आप कहाँ तक दे सकते हो? 50 पैसे का जो कॉइन है वो आप कहाँ तक दे सकते हो? वो दे सकते हो 10 रुपीज़ तक। कहाँ तक? 10 रुपीज़ तक। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा आंसर, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो गया? सी। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22 पे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में बताना है कि प्राइवेट इनकम के बारे में क्या चीज़, जो प्राइवेट है इनकम है उसके बारे में क्या है। सबसे पहले प्राइवेट इनकम रेफर्स टू टोटल फैक्टर इनकम अर्न एक्सक्लूसिवली विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। देखो, प्राइवेट इनकम का मतलब होता है कोई भी इनकम जो हमने कमाई हो, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर कमाई हो या फिर कहीं बाहर कमाई हो, कहीं भी कमाई हो, ठीक है। तो कहीं पे भी कमाई हो, तो ऐसा नहीं है कि केवल डोमेस्टिक टेरिटरी में, चाहे हमने अब्रॉड में भी कमाई हो उसको भी प्राइवेट इनकम बोलेंगे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है लाइक नेशनल इनकम प्राइवेट इनकम एक्सक्लूड ट्रांसफर पेमेंट। देखो, प्राइवेट इनकम में याद करना ट्रांसफर पेमेंट्स भी आते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है वो उसमें एक्सक्लूड होते हैं ट्रांसफर पेमेंट, उसमें ट्रांसफर पेमेंट भी होते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी। समझ में आया कि प्राइवेट इनकम ऐसी इनकम होती है चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाए चाहे अब्रॉड में कमाए, उसमें ट्रांसफर पेमेंट भी इंक्लूड होती है। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? ऐसा पैसा
मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसा पैसा जहाँ पे आपको उसके बदले में कुछ ना देना पड़े, ठीक है। जैसे कि स्कॉलरशिप आपको मिल गई, उसके बदले में आपको कुछ नहीं देना, तो नहीं, स्कॉलरशिप नहीं बोल सकते। मान लो आपको पेंशन मिलती है, पेंशन क्या हो गया, ट्रांसफ़र पेमेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट है। ये प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होगी, तो बिल्कुल होगी, ठीक है। तो ये प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। हमें बताना है कि इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कौन इम्पैक्ट करता है। देखो, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, तभी आप इसको बता पाओगे। देखो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है, इन्फ्लेशन मतलब मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में है वो बढ़ गई है, ठीक है। मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ गई है, मतलब जो पैसा है ना, मतलब रुपी का नंबर बढ़ गया, रुपी का मतलब नंबर बढ़ गया, मतलब रुपी डेप्रिशिएट करेगी। मतलब अब जितने ज़्यादा, देखो, अब डेप्रिशिएट का मतलब क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ना, मतलब सबके पास मनी ज़्यादा होगी, सबके पास 100 रुपये हो गए, इसका मतलब 100 रुपये की वैल्यू ही कम होगी अब, ठीक है। अब सबके पास 1000 रुपये, 100 रुपये की वैल्यू कम होगी, तो इसका मतलब रुपये क्या होगी, डेप्रिशिएट हो गई है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट, अगर मनी सप्लाई, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या हो गए हमारे तो हमारे जो एक्सपोर्ट हो जाते हैं वो तो हो जाते हैं कम, ठीक है। और जो हमारे इंपोर्ट्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं ज़्यादा, मतलब इंपोर्ट्स की वैल्यू हो जाती है ज़्यादा, और जो एक्सपोर्ट हो जाते हैं वो हो जाते हैं कम। तो इससे क्या होगा, हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, बिल्कुल फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है। सेकंड है रिसेशन इन सम सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स में रिसेशन आएगा। कुछ सेक्टर्स में रिसेशन कैसे आएगा, क्योंकि कुछ सामान की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, उससे उसमें रिसेशन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। थर्ड है इंक्रीज इन करंट अकाउंट डेफिसिट, अब फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। फोर्थ है एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन, अभी मैंने बताया इंडियन करेंसी का क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा, एप्रिसिएशन नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट होगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट होगा, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही है, तो आंसर क्या आ गया हमारा बी, ठीक है। नॉर्मल सा था, कोई ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 23 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। सिडबी के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि सिडबी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना, बिल्कुल, इसलिए इसका नाम भी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको प्रोवाइड करना है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है सिडबी प्रोवाइड्स क्रेडिट सपोर्ट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन, बोल रहे हैं कि जो सिडबी है वो क्रेडिट सपोर्ट देता है स्किल डेवलपमेंट को, टेक्नोलॉजी के मॉडर्नाइजेशन को, ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट को और टेक्नोलॉजी के मॉडर्नाइजेशन को, बिल्कुल। देखो, सिडबी अब स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देता है, तो वो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी दे सकता है और टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन के लिए भी दे सकता है। थर्ड है आरबीआई लार्जेस्ट शेयर होल्डर, तो याद रखना आरबीआई के तो कोई शेयर से नहीं है सिडबी में, ठीक है। सिडबी में कोई शेयर से नहीं है, गवर्नमेंट के ही शेयर्स हैं सबसे ज़्यादा, वो है 20% शेयर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर्स हैं सिडबी में 20%। और ये किस में आता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी आता है, मैंने आपको बताया है किस में आता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है, ठीक है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और कब सेटअप किया गया था सिडबी, 1990 में सेटअप किया गया था, ठीक है। कौन सी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है सिडबी, ठीक है। और ये चलो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और चार कौन कौन से हैं जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, मैंने बोला था नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ठीक है, नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड, उसके अलावा कौन सा था, एग्जिम बैंक, और एक हमने पढ़ा था NABFID, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये नया बना है जो 5th, ठीक है। तो ये सारे ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 25। हमें बताना है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट के बारे में। किसके बारे में, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट के बारे में। सबसे पहले है कि इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। देखो, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का मतलब है अगर गवर्नमेंट के डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए जब आरबीआई मनी प्रिंट करता है तो उसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। उसको क्या बोलते हैं, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, ठीक है। तो यही होता है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, मतलब गवर्नमेंट के डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई खरीदता है और फिर मनी को प्रिंट करता है, और जो मनी को प्रिंट करता है उसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। तो जब मनी को प्रिंट करता है तो फिर वो उस मनी को किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा, और जब उस मनी को गवर्नमेंट को देगा तो मनी गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको मनी को इन्वेस्ट
करेगी, मनी को क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी, और जब मनी को इन्वेस्ट करेगी तो वो मनी कहाँ पे जाएगी, मनी सप्लाई में जाएगी, लोगों के बीच में जाएगी, ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा, और जब लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी बिल्कुल। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो रेटिंग है वो कम होगी, क्योंकि इतना गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, वो डेट में आ गई है, तो बिल्कुल उनकी डाउनग्रेड हो जाएगी रेटिंग। थर्ड डेप्रिश, बिल्कुल अब इतनी ज़्यादा मनी सप्लाई होगी तो मनी की वैल्यू ही नहीं रहेगी, और जब बहुत ज़्यादा मनी की वैल्यू नहीं रहेगी तो मनी क्या करेगी, डेप्रिशिएट करेगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तीनों ही सही स्टेटमेंट है, हमारा आंसर क्या आता है, डी। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाते जाना है, वो क्वेश्चन होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। बेसल नॉर्म्स के बारे में बात करनी है। बेसल नॉर्म्स सबसे पहले हैं बेसल नॉर्म्स के बारे में सबसे पहले है कि दीज आर इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन इशूड बाय बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बैंकिंग सुपरविजन के लिए जो कमेटी है उसने इशू किए हैं ये इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन, बिल्कुल। सेकंड है, अंडर इन नॉर्म्स के अंडर टीयर 2 जो कैपिटल है वो मोर लिक्विड है एंड मोर सिक्योर है टीयर 1 से। बोले कि जो टीयर 2 है वो ज़्यादा लिक्विड भी है और ज़्यादा सिक्योर भी है टीयर 1 से, ठीक है, ये बोल रहे हैं। और थर्ड स्टेटमेंट है, बेसल 3 नॉर्म्स प्रिस्क्राइब द कैपिटल कंजर्वेशन बफर एंड काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर टू मिटिगेट द सिस्टमिक रिस्क। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो बेसल 3 में कैपिटल कंजर्वेशन बफर के बारे में भी बात की गई है, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर के बारे में भी बात की गई है, अगर कोई रिस्क आ जाता है उसको वो करने के लिए, उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन याद रखना टीयर 1 जो कैपिटल है ना, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो टीयर 1 कैपिटल है वो ज़्यादा लिक्विड है। याद रखना टीयर 1 कैपिटल क्या है, ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, टीयर 1 की कैपिटल की ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, ठीक है। इसमें टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल होते हैं। टीयर 1 में कौन कौन सी कैपिटल आती हैं, जैसे कि प्राइमरी फंडिंग सोर्स जो होता है बैंक का, शेयर होल्डर्स, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग जो होती है, शेयर होल्डर्स की मेनली इक्विटी जो होती है वो होती है इसमें। तो जो ये टीयर 1 कैपिटल होते हैं जिसमें मेनली शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, इक्विटी होती है, वो ज़्यादा लिक्विड होती है, ठीक है। तो याद रखना टीयर 1 कैपिटल ज़्यादा लिक्विड होती है एज कम्पेयर टू टीयर 2 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल क्या होता है, टीयर 2 मतलब जो अलग जो दूसरी जगह से पैसा आता है, जैसे कि रिवैल्यूएशन रिजर्व, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, जर्नल लोन लॉस रिजर्व्स, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, ये सारे किस में आते हैं, टीयर 2 कैपिटल में आते। तो टीयर 2 कैपिटल कम लिक्विड होती है। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए। देखो इसके बारे में बहुत एक अच्छी चीज़ है, मैं वो दिखाती हूँ आपको, रुको। देखो ये क्या है ना, ये एक पीडीएफ है, ठीक है, अनुज जिंदल सर की एक पीडीएफ है जो इन्होंने बहुत अच्छी बनाई हुई है बेसल नॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, बेसल नॉर्म्स में बेसल नॉर्म्स वाली कमेटी कौन है, ये कौन सी है बेसल कमेटी, ये कौन सी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है। कौन सी कमेटी है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, जो इसका प्राइमरी गोल है बैंक्स के रेगुलेशंस के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करना, ठीक है। ये कब एस्टेब्लिश की गई थी, ये कमेटी की गई थी 1974 में एस्टेब्लिश की थी, किसने, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ने, ठीक है, 10 कंट्रीज़ के जो गवर्नर उनके बैंक ने मिलकर की थी। मेंबरशिप कब एक्सटेंड हुई इसकी, 2009 में, और फिर कब एक्सटेंड हुई, 2014 में। अब इसमें कितने मेंबर हैं, 45 मेंबर्स के नेशंस हैं इसमें, ठीक है। एक ये रेगुलर कोऑपरेशन ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स के लिए ये कमेटी बनी हुई है। इसका ऑब्जेक्टिव मेन क्या है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ की सुपरवाइजरी इश्यूज को इन्हेंस करना, ठीक है, और इम्प्रूव करना, जो सुपरविजन है फाइनेंस में उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, बेसल कमेटी ऑन सुपरविजन का, ठीक है। बेसल नॉर्म्स मैंने बता दिया, बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, बेसल नॉर्म्स इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस हैं जो मेनली बेसल कमेटी ने सेटअप किए थे, ठीक है। ये हो गए, ठीक है। तो बेसल कमेटी आपको पता चल गई कब सेटअप की गई थी, क्यों लाए गए थे, ताकि डिफरेंट टाइप्स के बोरोवर्स को बैंक लैंड करते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, वो बैंक में पैसे देने में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, तो उस रिस्क को निपटने के लिए कैसे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए बेसल नॉर्म्स आए थे, ठीक है। तो जैसे ही बैंक अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से बोरो से करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, बैंक एक्सपोज हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं डिफ़ॉल्ट के। तो इसके लिए बैंक को क्या रखना पड़ता है, बैंक को कुछ परसेंटेज अपने जो कैपिटल का है उसको असाइड रखना पड़ता है एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ नॉन रिकवरी। अगर बाई चांस वो रिस्क है, अगर वो ना रिकवर कर पाए तो उसके पास कुछ सिक्योरिटी अमाउंट हो जिसको वो सेव करके रख ले, ताकि बैंक उसी को बोलते हैं, मतलब
बेसल में ये बोला गया है कि आप उसको रखो, उसको बोला जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कुछ अमाउंट को आप रख लो, कुछ कैपिटल के अमाउंट को एज ए सिक्योरिटी आप रख लो, ताकि अगर नॉन रिकवरी हो किसी की, अगर रिस्क है नॉन रिकवरी का, तो कुछ परसेंटेज को आप रख सकते हो, ताकि आप बचे रहो। ठीक है, तो इसी के लिए कुछ नॉर्म्स आए थे, उन्हीं को बेसल नॉर्म्स बोला गया इन रिस्क को वो करने के लिए। और मेनली 3 बेसल नॉर्म्स आए हैं अभी तक मेनली 3 बेसल नॉर्म आए हैं, उन्हीं को 3 बेसल अकॉर्ड भी बोला गया है। बेसल नॉर्म 1, 2, 3। ठीक है, बेसल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि बेसल एक शहर का नाम है, जहाँ पे मतलब बेसल क्या है? एक सिटी है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, इसी पे उसका नाम रखा गया, क्योंकि ये मीटिंग हो रही थी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, इंडियन स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का क्या है? ये एक हेड क्वार्टर है, जिसमें कोऑपरेशन के अलग अलग बैंक किए जाते हैं। कब फाउंड की गई थी ये? बेसल 1930 में फाउंड की गई थी। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के मेनली मीटिंग्स यहीं पे होती हैं। ठीक है, इनकी अभी तक 3 बेसल नॉर्म्स रिलीज हो गई हैं। बेसल नॉर्म्स 1, बेसल नॉर्म्स 2, बेसल नॉर्म्स 3। ठीक है, बेसल में कितनी नॉर्म्स हो गई हैं? 3 नॉर्म्स आए हैं। पहली नॉर्म्स उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, आप एक बार इसका रोकना और इसको पढ़ लेना। ठीक है, बेसल नॉर्म्स 2, उसमें क्या क्या है, और ठीक है उसमें क्या क्या बताया गया है, और ठीक है, और ये है हमारी बेसल नॉर्म 3। ठीक है, बेसल नॉर्म 3 देखो, बेसल नॉर्म 3 के बारे में हमसे पूछा गया, वो हम देख लेते हैं। जब 2007 से 9 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो उससे बहुत सारे बैंक्स की हमारी मतलब वीकनेस पता चली कि उनकी वीकनेसेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो उसको सोल्व करने के लिए आई हमारी बेसल नॉर्म्स 3। ठीक है, उसको क्राइसिस को सोल्व करने के लिए आई मेनली बेसल कमेटी बैठी सुपरविजन के लिए, और बेसल नॉर्म 3 रिलीज किए कब? 2010 में, ताकि हम बैंक्स की जो क्वालिटी ऑफ बैंक कैपिटल है उसको हम बढ़ा सकें, मतलब क्वालिटी को उसको स्ट्रेंथन कर सकें। तो मोर स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट की गई बेसल में, जो पहले थी उससे कुछ और स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट की गई। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या है? 3 मेनली पैरामीटर्स पे, 3-4 मेनली पैरामीटर्स पे ध्यान दिया गया। सबसे पहले कैपिटल, दूसरा है लेवरेज, तीसरा है फंडिंग और लिक्विडिटी। ठीक है, तो किन किन पैरामीटर्स में मेनली बेसल 3 में ध्यान दिया गया है? पहली है कैपिटल, दूसरी है लेवरेज, तीसरी है लिक्विडिटी। अब देख लेते हैं कैपिटल के बारे में। सबसे पहली बात आ जाती है कैपिटल पे। कैपिटल के बारे में क्या बोला है कि बैंक्स की जो टियर 1 और जो टियर 2 है, जो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो कितनी होनी चाहिए? तो बैंक की टियर 1 और टियर 2 टोटल मिला के जो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? वो कितनी होनी चाहिए? कैपिटल कंजर्वेशन बफर को मिला के 10.5%। कितनी होनी चाहिए? 10.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। कितनी होनी चाहिए? 10.5%, जिसमें जो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 8% होनी चाहिए, और जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है वो कितना होना चाहिए? 8.5% होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? 8%। तो मेनली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितनी होनी चाहिए? 8%। समझ में आ गई? तो मेनली बेसल नॉर्म्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में क्या बोलते हैं कि हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? 8% होनी चाहिए, और कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना होना चाहिए? 2.5% होना चाहिए। ठीक है, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? टियर 1 कैपिटल प्लस टियर 2 कैपिटल बाय रिस्क वेटेड एसेट, इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और आपको कैपिटल कंजर्वेशन बफर को तो 2.5% रखना है, और काउंटर साइक्लिकल बफर को आपको कितना रखना है? 0 से 2.5% तक। कितना? 0 से 2.5% तक। ठीक है, अब ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या होता है और काउंटर साइक्लिकल बफर क्या होता है, ये आप देख लो। ठीक है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर होता है, ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि बैंक के पास एक एडिशनल लेयर हो कैपिटल को यूज़ करने की, जो आप जब लॉसेस हो तो आप उनको इनकर कर सको। और काउंटर साइक्लिकल बफर मतलब ये नॉर्मल टाइम्स में ही आप ऐसी बफर रखो ताकि मतलब स्ट्रेस हो चाहे ना हो, मतलब स्ट्रेस आए तो भी और चाहे ना आए तब भी आप उसको रखो, तो उसको बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल बफर। ठीक है, ये होता है काउंटर साइक्लिकल बफर। ठीक है, दूसरी एक तो कैपिटल के बारे में होगी कि हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना रखना है? 8%। ठीक है, उसमें कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% होना चाहिए, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ थी लेवरेज। लेवरेज रेट कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 3%। याद रखना, ये भी लेवरेज रेट कितना होना चाहिए? 3% होना चाहिए। लेवरेज रेट क्या होता है? बैंक की टियर 1 कैपिटल का रेशियो टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स से का एवरेज होता है। ठीक है, बैंक की टियर 1 कैपिटल टू एवरेज टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं लेवरेज रेट, और ये लेवरेज रेट कितना होना चाहिए? 3.3% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3% होना चाहिए।
और टीयर 1 और टीयर 2 का लेवरेज रेशियो आपको बता ही दिया क्या होता है। तीसरी चीज़ थी लिक्विडिटी जो मेंटेन करनी थी। बेसल 3 में 2 लिक्विडिटी के बारे में बात किया गया है, एक तो है LCR, एक है NSFR। LCR मतलब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, LCR मतलब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या है? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में बैंक जो है उनको बैंक टू होल्ड ए बफर ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट सफिशिएंट टू डील विद कैश फ्लो इनकाउंटेड इन एक्यूट शॉर्ट टर्म सिनेरियो एज स्पेसिफाइड बाय सुपरवाइजर्स। ठीक है, ये बैंक रन को रोकने के लिए होती है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इनका गोल होता है कि बैंक के पास इनफ लिक्विडिटी हो 30 डेज के स्ट्रेस को रोकने के लिए। अगर स्ट्रेस होता भी है तो 30 डेज तक स्ट्रेस को रोकने के लिए, अगर बैंक रन हो जाता है तो उसको सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए उनके पास क्या होनी चाहिए? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होती है? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होती है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स का स्टॉक बाय टोटल नेट कैश फ्लोज कितने नेक्स्ट 30 डेज में, उसको बोलते हैं। और NSFR क्या होती है? नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो में क्या होता है? बैंक को मेंटेन करना पड़ता है एक स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल, किसके रिलेशन में? एसेट्स के और उनकी ऑफ शीट बैलेंस एक्टिविटीज़ के रिलेशन में उनको एक स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल मेंटेन करनी पड़ती है। और जो ये मिनिमम है ये कितनी है? इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? याद रखना ये कितनी है? 100% है। ठीक है, ये कितनी है? 100% है। देयरफॉर LCR मेजर शॉर्ट टर्म एंड NSFR मेजर्स मीडियम टर्म। देखो तो याद रखना, तो ये जो LSR थी ये क्या मेजर करता है? शॉर्ट टर्म में अगर पैसा खत्म हो जाए तो उसकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करनी है तो उसके लिए LSR है। और अगर NSFR है ये किसके लिए है? मेनली मीडियम टर्म, अगर 1 साल के लिए ही लगभग पैसा लगभग खत्म हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 100% है। ठीक है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो कितनी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखने हैं आपको। NSFR को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अवेलेबल स्टेबल फंडिंग बाय रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग, वो कितनी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। तो ये है मेनली हमारा क्या? ये है मेनली हमारा, देखो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो वो कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। ठीक है, और नेट स्टेबल फंड रेशियो कितना होना चाहिए? NSFR, LCR और NSFR। ठीक है, और मिनिमम टोटल कैपिटल प्लस कंजर्वेशन बफर कितना होना चाहिए? देखो ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। मिनिमम टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 8% होनी चाहिए। और यही 5 चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, बेसल 3 की यही मेन 5 चीज़ें थी जो इन्होंने बोली थी कि कितने कितने % होने चाहिए ये। ठीक है, इंडिया में तो उनसे भी ज़्यादा बोल दिया कि आप, इंडिया में तो और भी ज़्यादा बोला गया है कि आप जितना बोला गया उससे भी 2% ज़्यादा ही रखो। इंडिया में मिनिमम कितना आपको रखना है? 9% रखना है। इंडिया में कितना % रखना है? मेनली मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो कितना रखना है? 9% रखना है। ठीक है, और कैपिटल कंजर्वेशन बफर को मान के कितना रखना है? 11.5% रखना है। ठीक है, याद रखना इंडिया का तो और भी ज़्यादा है। ठीक है, और मोस्ट रिसेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो और चेंज हो गया होगा। तो ये सारी चीज़ ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप देख लेना, बहुत ही अच्छी है। आप इसको 2-3 बार पढ़ लेना। ठीक है, मैंने केवल बेसल 3 नॉर्म्स बताया, उसमें बेसल 1 और बेसल 2 आपका काम है, आप खुद जाके पढ़ोगे। ठीक है, और मेरे को एक बार याद दिला देना कि मेरे को ये जो PDF है ये वहाँ पे टेलीग्राम पे अपलोड करनी है। ठीक है, तो एक बार इसको आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरे को अच्छी चीज़ मिली तो आपको दिखा दिए। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन बेसल नॉर्म्स के बारे में सही, तो इसका आंसर हमारा हो गया A। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब होता है पैसे, मतलब इंटरेस्ट रेट कम कर देना, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट को कम कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है लोगों के हाथ में जा सके। ठीक है, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसके अंडर क्या होता है? सेंट्रल बैंक बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अगर सेंट्रल बैंक सेल करेगा तो सिक्योरिटी को सेल करेगा तो वो क्या करेगा? पैसे को अपने पास लेगा। लेकिन इसमें तो क्या हो रहा है? मेनली बैंक पैसे दे रहा है, मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है, तो सेल करने से तो मनी सप्लाई कम होगी। तो इसमें मेनली सेंट्रल बैंक क्या करता है? बाय करता है, बाय करेगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी क्वांटिटेटिव ईजिंग होगी तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? खरीदेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बैंक खरीदेगा तो उनके बदले में क्या देगा? पैसे देगा बैंक्स को, और जब उनके बदले में बैंक्स को पैसे देगा तो बैंक उस पैसे को लोन में देंगे, और लोन में देंगे तो वो क्या होंगे? जनता के पास पैसे जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी होगी रॉन्ग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है इट इज अडॉप्टेड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट एंड टू डिक्रीज द मनी सप्लाई। मैंने अभी बताया क्वांटिटेटिव इज्म किसके लिए है? मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए है, और इंटरेस्ट रेट इसमें क्या किया जाता है? कम किया जाता है। तो दोनों उल्टी चीज दे रखी है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड है इट कैन लीड टू हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अभी बताया मुझे, जब मनी, देखो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, मनी सप्लाई बढ़ गई, तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा हो गया, लोग अब क्या करने लगे? ज़्यादा डिमांड करने लगे, तो इससे क्या होगा? जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
तो इससे इन्फ्लेशन क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। ये समझ में आया, बिल्कुल ही मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या बोलता है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में बात करनी है। सबसे पहले है दे आर ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट विद 50-50%। देखो अगर आपने कभी भी पढ़ा है ना रीजनल रूरल बैंक के बारे में, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है हमारा स्पॉन्सर बैंक जो मेनली इसको खोलता है रीजनल रूरल बैंक की ब्रांच को। ठीक है, तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है वो तो 50% होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है वो 15% होता है, और जो स्पॉन्सर बैंक का शेयर होता है वो 35% होता है। ठीक है, तो ये शेयर होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि सेंटर और स्टेट का इतना इतना होता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग होगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही दो स्टेटमेंट हमारी कट गई। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो ठीक है। इसका मतलब जो टारगेट है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का वो आरआरबीज का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक। मैंने बताया था कमर्शियल बैंक्स में कितना है उनका टारगेट 40%, आरआरबीज में कितना 75%, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ज़्यादा है। सेकेंड है दे हैव बीन क्रिएटेड विद ए व्यू ऑफ सर्विंग प्राइमरली द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया विद बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। मेनली रीजनल रूरल बैंक को क्रिएट किया गया था कि वो रूरल एरियाज को सर्व करे, मेनली वहाँ पे बैंकिंग एक्टिविटीज़ बढ़े और फाइनेंशियल सर्विसेज वहाँ पे इंक्रीज हो, मेनली इसलिए इनको इंक्रीज किया गया था। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, मेनली रूरल एरियाज में फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, तो मेनली ये रीजनल रूरल बैंक मेनली का कंसेप्ट कब आया था, 1975 में आया था। कब आया था, 1975 में आया था, क्योंकि उसी टाइम पे रीजनल रूरल बैंक का एक्ट भी आया था। ठीक है, ये उस टाइम पे बने थे। किसने रिकमेंड किया था, नरसिम्हन कमेटी ने। किसने, नरसिम्हन कमेटी ने मेनली रिकमेंड किया था इनको बनाने के लिए कि मतलब ऐसे बैंक्स होने चाहिए जो रूरल एरियाज में बैंकिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट करे। तो इसकी नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था। पहला जो रीजनल रूरल बैंक था वो कौन सा था, प्रथम ग्रामीण बैंक। आपने सुना होगा ना प्रथम ग्रामीण बैंक, तो याद रखना प्रथम ग्रामीण बैंक जो था वो पहला बैंक था जो था मेनली पहला रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल पहला था। ये कब खुला था, 1975 में खुला था। इसका ही स्पॉन्सर बैंक कौन था, प्रथम ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन था उस टाइम पे, याद रखना सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक, तो याद रखना रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर करने वाला पहला बैंक कौन था, सिंडिकेट बैंक। अगर कभी आ भी जाए तो क्या रीजनल रूरल बैंक की ब्रांचेस अर्बन एरियाज में भी होती हैं, याद रखना बिल्कुल। इनकी ब्रांचेस जो हैं वो अर्बन एरियाज में भी होती हैं। ठीक है, इनकी ब्रांचेस अर्बन एरियाज में भी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा आंसर क्या होता है, बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी के बारे में बात करनी है। किसके बारे में, लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बैंकिंग सिस्टम नेट लेंडर है आरबीआई को, तो जो सिस्टम की लिक्विडिटी है उसको सरप्लस में बोला जा सकता है। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ। बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी का मतलब है, बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी का मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम में पैसा होना या ना होना। ठीक है, बैंक मान लो कोई भी, मान लो कि एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक में अगर जनता ने बहुत ज़्यादा पैसा डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा डिपॉजिट कर रखा है, अब वो कहीं और तो दे नहीं पा रहे हैं, तो एसबीआई क्या करता है, कुछ अमाउंट को आरबीआई को लेंड कर देता है। अगर वो कुछ अमाउंट को आरबीआई को लेंड कर देता है, इसका मतलब क्या है कि इस बैंकिंग सिस्टम की जो लिक्विडिटी थी, मतलब जो यहाँ पे कैश अमाउंट था वो क्या था, ज़्यादा था। यहाँ पे कैश अमाउंट क्या था, इसका मतलब ज़्यादा था, तभी तो इन्होंने पैसा दिया। मतलब समझ रहे हो कि एसबीआई के पास डिपॉजिटर्स ने बहुत ज़्यादा पैसा डिपॉजिट कर दिया। इससे क्या हुआ, यहाँ का जो मनी सरप्लस है वो बढ़ गया, और जब यहाँ का मनी लिक्विडिटी, मनी कैश सरप्लस जब बढ़ गया तो इसने क्या किया, बहुत लोगों को तो ये लोन दे नहीं पाए, तो इन्होंने क्या किया, कुछ पैसा आरबीआई को लेंड कर दिया कि कुछ इंटरेस्ट हमें वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई तो सबका लेंडर है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, तो वहाँ पे लैंड कर दिया। तो इसका मतलब क्या था, बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा पैसा था तभी तो लैंड किया। अगर इनके पास पैसा ही नहीं होता तो कैसे लैंड करते। तो वही बोल रखा है कि अगर बैंकिंग सिस्टम नेट लेंडर है, अगर बैंकिंग सिस्टम, ये एसबीआई मान लो कि सारे बैंक मिला के हैं, ठीक है, तो अगर बैंकिंग सिस्टम नेट लेंडर है, मतलब उसने आरबीआई को लैंड कर रखा है पैसा, इसका मतलब वहाँ की जो लिक्विडिटी है वो सरप्लस में है, बिल्कुल वहाँ की लिक्विडिटी सरप्लस में है, बिल्कुल सही
स्टेटमेंट बोल रखी है, समझ में आया। सेकंड है ए फेस्टिव सीजन कैन क्रिएट ए लिक्विडिटी डेफिसिट इन बैंकिंग सिस्टम। देखो अगर कोई फेस्टिवल सीजन आ गया, देखो अगर अब क्या आ गया, मान ले कि चलो ये कर रखे थे, अब फेस्टिवल सीजन आ गया, अब लोगों को क्या चाहिए भाई, अब लोगों को सामान खरीदना है। अब जब लोगों को सामान खरीदना है तो जितने भी डिपोजिटर्स हैं वो क्या करेंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे, और जब डिपोजिटर्स अपना पैसा निकाल लेंगे तो इससे क्या होगा, सिस्टम की जो लिक्विडिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लिक्विडिटी मतलब जो कैश अमाउंट है या जो डिपॉजिट अमाउंट है बैंक्स में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फेस्टिव सीजन में जो लिक्विडिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डेफिसिट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड है ए वाइडनिंग लिक्विडिटी डेफिसिट कैन लीड टू हाई इंटरेस्ट रेट फॉर डिपोजिटर्स। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट समझना, ठीक है। ए वाइडनिंग लिक्विडिटी डेफिसिट कैन लीड टू हाई इंटरेस्ट रेट फॉर डिपोजिटर्स। बोल रहे हैं कि लिक्विडिटी का जितना ज़्यादा डेफिसिट होगा उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे डिपॉजिटर्स के लिए, उससे डिपॉजिटर्स के लिए इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, बढ़ेंगे। देखो फेस्टिव सीजन था, सबने पैसे निकाल लिए, अब एसबीआई के पास पैसे हैं नहीं, ठीक है, अब एसबीआई के पास पैसे हैं नहीं, ठीक है, अब एसबीआई के पास पैसे कम है, तो एसबीआई क्या करेगा, अब मान लो कि फेस्टिवल भी चला गया, किसी ने पैसे जमा ही नहीं करवाए, एसबीआई के पास अब पैसे हैं ही नहीं, अब तो एसबीआई क्या करेगा, एक ट्रिक लगाएगा कि अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। तो लोग क्या करेंगे, अपने हाथ में पैसे रखने की बजाय क्या करेंगे, आरबीआई को क्या करेंगे, डिपॉजिट करवाएंगे आरबीआई को पैसा, और जब आरबीआई को डिपॉजिट करवाएंगे तो उनको क्या होगा, फायदा ही होगा। समझ रहे हो कि जब लिक्विडिटी डेफिसिट हो जाता है बैंकिंग सिस्टम में, जब और ज़्यादा बढ़ता जाता है तो हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा डिपॉजिटर्स के लिए। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डिपॉजिटर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे वो तभी पैसा जमा करवाएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। तो बिल्कुल जब लिक्विडिटी डेफिसिट वाइड हो जाता है तो इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं डिपॉजिटर्स के लिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मतलब बैंक से ऐसा प्लान करते हैं कि जितना ज़्यादा वो देंगे उतना ही लोग ज़्यादा जमा करवाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सारी ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, बैंकिंग लिक्विडिटी सिस्टम के बारे में तो सारी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या जाता है, डी, ठीक है। समझ में आया बैंकिंग लिक्विडिटी सिस्टम। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। हॉर्नबिल फेस्टिवल, देखो आपने सुना होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल मेनली कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन पूछा हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में नहीं है, ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में पूछा है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये केरला और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है, बिल्कुल ये केरला और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इनको इंजीनियर्स ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है क्योंकि ये ट्रॉपिकल ट्रीज की सीड्स को डिस्पर्स करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है, बिल्कुल ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इसलिए इनको इंजीनियर्स ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है। थर्ड है, इनको वल्नरेबल स्पीसीज में लिस्ट किया गया है आयुषियन की तरफ से, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि इनको वल्नरेबल स्पीसीज में लिस्ट किया गया है, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी। अब बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको, क्या इंडिया में टोटल 9 हॉर्नबिल की स्पीसीज रहती हैं, कितनी रहती हैं याद रखना, यहाँ देख लेते हैं। इंडिया में टोटल 9 स्पीसीज ऑफ हॉर्नबिल रहती हैं, ठीक है। कितनी स्पीसीज हैं इंडिया में, टोटल स्पीसीज 9 हॉर्नबिल की स्पीसीज रहती हैं। उनमें से चलो ग्रेट हॉर्नबिल तो शेड्यूल में, ग्रेट हॉर्नबिल को तो छोड़ो, ठीक है। वल्नरेबल थी, मतलब देखो एक तो कुछ हैं उसमें से वल्नरेबल, कुछ हैं उसमें से नियर थ्रेटेंड, और उसमें से कुछ हैं हमारी लिस्ट कंसर्न, ठीक है, हॉर्नबिल के स्पीसीज, ठीक है। 9 स्पीसीज ऑफ हॉर्नबिल, और उसमें से कुछ का आयुषियन स्टेटस यही है, ठीक है। कुछ वल्नरेबल है, कुछ नियर थ्रेटेंड है, कुछ लिस्ट कंसर्न है। लिस्ट कंसर्न में 2 ही स्पीसीज आती हैं, एक तो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, और एक है ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, और एक है ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, ठीक है। तो ये 2 जो हॉर्नबिल हैं ये लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती है। नियर थ्रेटेंड में कौन कौन सी आती हैं, वाइट थ्रोटेड हॉर्नबिल, वाइट थ्रोटेड हॉर्नबिल, और एक आती है हमारी मालाबार पाइड हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, ये 2 आती हैं हमारी नियर थ्रेटेंड में। वल्नरेबल में कौन कौन सी आती हैं, वल्नरेबल में आती हैं एक तो मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, एक है नारकोंडम हॉर्नबिल, नारकोंडम कहाँ पे आइलैंड है ये, अंडमान एंड निकोबार में, नारकोंडम हॉर्नबिल, एक है रूफोस, ये एक बार आप सर्च कर लेना, रूफोस नेक्ड हॉर्नबिल, ठीक है, ये करंट अफेयर्स में आई थी, ठीक है। और एक है रेथ्ड हॉर्नबिल, ठीक है। ये 4 हॉर्नबिल क्या वल्नरेबल कैटेगरी में आती है, और एक ग्रेट हॉर्नबिल तो आपने पढ़ ही लिया,
एक ग्रेट हॉर्नबिल तो आपने पढ़ ही लिया, ठीक है। तो ये सारी हॉर्नबिल के नाम याद रखना, अगर बाई चांस आ जाए कि कौन सी हॉर्नबिल का कौन सा है तो 1-2-3 बार इसको देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे। हमें बताना है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले है कि मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। देखो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, इसमें आता है क्या क्या 1, 2 एंड 4, ठीक है। 1, 2 एंड 4 मतलब इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट इसमें नहीं आता है, रिवेन्यू डेफिसिट भी आता है, फिस्कल डेफिसिट भी आता है, और एक आता है ना दूसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट, वो भी आता है इसमें, प्राइमरी डेफिसिट भी आता है। इसके अलावा टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी आता है, नॉन टैक्स रिवेन्यू भी आता है, नॉन टैक्स रिवेन्यू भी आता है, और क्या आता है, और आता है टोटल आउटस्टैंडिंग डेट, टोटल आउटस्टैंडिंग डेट भी आता है। तो ये सारी 6 चीज़ें आती हैं मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट में। 6 चीज़ें आती हैं, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टोटल आउटस्टैंडिंग डेट और नॉन टैक्स रिवेन्यू, ठीक है। तो 6 चीज़ें आती हैं, तो याद रखना ये थर्ड वाला नहीं आता है, तो थर्ड वाला नहीं आता है, 1, 2 एंड 4 आता है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। यही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये था मेनली मीडियम टर्म में क्या क्या आता है। तो देखो याद रखना एक चीज़ कि FRBM एक्ट 2003 में आया था, लेकिन 2016 में एक कमेटी बैठी थी, कौन सी, एनके सिंह कमेटी, आपने सुना होगा, एनके सिंह कमेटी बैठी थी इसको रिव्यू करने के लिए, FRBM को रिव्यू करने के लिए। तो उसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी एनके सिंह कमेटी ने। उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, सबसे पहले है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो कितना होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए हमारा 3%। इन्हें रिकमेंड किया था कि आप ऐसा टारगेट करो कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% हो जाए, ठीक है, 2020 तक, और जहाँ तक हो उसके 2023 तक कितना होना चाहिए हमारा फिस्कल डेफिसिट, 2.5%, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि जो हमारा डेट है उसको प्राइमरी टारगेट मानना है अपनी फिस्कल पॉलिसी का, ठीक है। और अगर मान लो कि ठीक है फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को या रिवेन्यू डेफिसिट के टारगेट को आप अचीव नहीं कर पाए, तो इसके लिए उन्होंने एक एस्केप क्लोज की भी बात की थी। किसकी, एस्केप क्लोज की भी बात की थी, ठीक है। एस्केप क्लोज मतलब ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे अगर आप फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को अगर आप कंप्लीट ना कर पाओ, तो कुछ ऐसी कंडीशन हो भी सकते हैं, तो स्पेशल सर्कमस्टांसिस में आप इस क्लोज का यूज़ करके मतलब निकल सकते हो वहाँ से। जैसे कि कोई नेचुरल कैलेमिटी है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, कोई वॉर हो गया है, कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर हो गई है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इकोनॉमी में कुछ कर रहे हो, आउटपुट डिक्रीज हो गया है एक क्वार्टर का, तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो एस्केप क्लोज का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो एनके सिंह जो कमेटी थी वो मेनली FRBM एक्ट को रिव्यू करने के लिए बैठी थी, 2016 में बैठी थी, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी सारी रिकमेंडेशन दी थी, वो FRBM एक्ट में ही थी। तो एक मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट में क्या क्या आता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ठीक है। तो मेनली FRBM एक्ट में और क्या बोला गया था, मेनली FRBM एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल माना गया था कि इंटर जनरेशनल जो इक्विटी है फिस्कल मैनेजमेंट में वो इंश्योर करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो लॉन्ग टर्म जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी वो करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं उनको फाइनेंशियली प्रूडेंट बनना पड़ेगा, और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारे फिस्कल ऑपरेशंस में। ये सारी चीज़ें FRBM में बोली गई थी, ठीक है। और बजट डॉक्यूमेंट्स के साथ 3-4 चीज़ें आपको और मतलब प्रेजेंट करनी है ताकि मतलब ट्रांसपेरेंसी रहे आपके फिस्कल ऑपरेशन में। एक तो होगी मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, एक थी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक थी, एक थी फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, एक थी मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये 3 एक्स्ट्रा और भी मतलब इसके अलावा करनी थी, तो 4 स्टेटमेंट्स को रिलीज करना था मेनली बजट के साथ, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे आपके फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 31 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। हमें बताना स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन का बढ़ना और इकोनॉमी का स्टैगनेंट होना, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का तो स्टैगनेंट हो जाना और इन्फ्लेशन का बढ़ते जाना, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो होता है जहाँ पे इन्फ्लेशन तो हाई होता है और ग्रोथ क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। और जब वेजेस प्राइसेस अप एंड प्राइस मतलब जब क्या होते हैं, जब वेज से प्राइस अप जाते हैं, वेजेस प्राइस को बढ़ाते हैं और जो प्राइस वेजेस को बढ़ाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल।
इसको क्या बोलते हैं, याद रखना, इन्फ्लेशन स्पाइरल। इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन स्पाइरल। मतलब जब वेज प्राइसेस को बढ़ाते हैं और जो प्राइस वेज को बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल। ठीक है, और बस यही है, और क्या है। ठीक है, और बस तो क्वेश्चन नंबर 32 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कॉल मनी और नोटिस मनी के बारे में बात करना। देखो दो टाइप की मार्केट होती है, एक तो मनी मार्केट होती है, एक हमारी होती है वो कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में मनी मार्केट मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए जो फाइनेंशियल एसेट्स का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मनी मार्केट, 1 ईयर या उससे कम के लिए। ठीक है, उसमें दो टाइप की मनी होती है, एक तो नोटिस मनी होती है, एक होती है कॉल मनी। कॉल मनी होती है ओवरनाइट बेसिस के लिए। ठीक है, कॉल मनी किसके लिए होती है, ओवरनाइट बेसिस के लिए। तो इसमें बोल रखा है कि जो नोटिस मनी होती है वो ओवरनाइट बेसिस के लिए होती है। नहीं, जो नोटिस मनी है वो ओवरनाइट बेसिस के लिए नहीं होती है, वो 2 से 14 डेज के लिए मेनली होती है। ठीक है, इसमें मेनली फंड्स का जो ट्रांजेक्शन है वो 2 से 14 डेज के बीच में होता है। कॉल मनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड द इंटरेस्ट रेट इन कॉल मनी मार्केट। तो याद रखना, कॉल मनी सबसे पहले तो ओवरनाइट बेसिस पे होती है। ठीक है, तो ओवरनाइट बेसिस पे होती है और इसमें मेनली पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। मेनली इसमें इंटरेस्ट रेट को डिसाइड कौन करता है, मतलब कॉल मनी में मेनली कौन डिसाइड करता है। देखना, कॉल मनी में मेनली जो उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट मतलब जो कॉल मनी में पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, जैसे कि हो गए भाई शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, मतलब लैंड डेवलपमेंट बैंक को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी डीलर्स हो गए, ये सारे ही मिलके, मतलब ये सारे ही मिलके मेनली इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करते हैं। आरबीआई इसमें डिसाइड नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बनानी है, तो करेक्ट तो एक भी नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। ये मैंने बता दिया। देखो ये तो हो गए, एक तो नोटिस मनी, कॉल मनी आपने सुने होंगे। ये क्या है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट के और भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आपने सुना होगा कमर्शियल पेपर। कौन से, कमर्शियल पेपर, ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद कमर्शियल बिल, कमर्शियल बिल। ठीक है, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें क्या है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और मेनली मनी मार्केट में जो रेट यूज़ होता है वो, मान लो कि ऐसा तो है नहीं कि मनी मार्केट केवल इंडिया में ही, हर एक जगह मनी मार्केट मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसे वो करते हैं। अब तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से होता है। इंटरनेशनल मार्केट में जो मेनली इंटरेस्ट रेट यूज़ होता है मनी मार्केट के लिए वो होता है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। कौन सा होता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। और जो इंडिया में यूज़ होता है वो कौन सा होता है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। वो क्या होता है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट मेनली यूज़ होता है। ठीक है, मेनली जो मनी मार्केट की जो मनी है उसको और किस नाम से जाना जाता है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता है। वर्किंग, जो मेनली दिल्ली के लिए यूज़ होती है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ठीक है, इसको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस भी बोलते हैं। जो मनी मार्केट की जो मनी है मेनली हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, याद रखना, इसमें क्या होते हैं, हाई मतलब मेनली हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं। जबकि जो कैपिटल मार्केट है उसमें हर टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन मेनली जो मनी मार्केट है उसमें हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन होते हैं। इसको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस भी बोलते हैं। लेकिन याद रखना, मनी मार्केट में जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती है। याद रखना, जनरल पब्लिक यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करती है। मैंने बता दिया कमर्शियल बैंक, प्राइमरी डीलर्स और क्या था वो कोऑपरेटिव बैंक, से सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, प्राइम रेगुलेटर मेनली मनी मार्केट का कौन होता है, आरबीआई मेनली रेगुलेट करता है। लेकिन मनी मार्केट को मेनली तो आरबीआई रेगुलेट करता है, लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है, सॉरी सेकेंडरी बोलिए, जो कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जो कैपिटल मार्केट है उसको मेन रेगुलेटर कौन करता है, आपने सुना होगा सेबी। ठीक है, उसमें सेबी, उसमें काफ़ी सारे हैं, IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेशन के लिए जो अथॉरिटी बनी हुई है, PFRDA, IRDAI, सेबी, ये सारे ही कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करते हैं। लेकिन मेनली मनी मार्केट को जो रेगुलेट करने वाला है वो कौन है, आरबीआई है। ठीक है, ये तो होगी, देखो एक होगी मनी मार्केट, एक होगी कैपिटल मार्केट, एक आपने सुनी होगी गिल्ट एज मार्केट। गिल्ट एज मार्केट, गिल्ट एज मार्केट आज ही पढ़े। गिल्ट अकाउंट क्या होते हैं, जो केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए जो करते हैं, इनको बैक कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, ये बेस्ट क्वालिटी के ऐसे माने जाते हैं, बेस्ट क्वालिटी मार्केट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड, टी बिल्स, इन सब में मतलब वो करते हैं, क्या करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब ट्रेड करते हैं, जो भी करते हैं।
तो उसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं 34 पे। हमें बताना है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में। सबसे पहले है आरबीआई इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट डिसाइड्स द इन्फ्लेशन टारगेट्स इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो आरबीआई गवर्नमेंट से कंसल्ट करके इन्फ्लेशन को टारगेटिंग करता है। तो याद रखना इन्फ्लेशन टारगेटिंग का काम किसका है, गवर्नमेंट का है। ठीक है, किसका है, गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, ना कि आरबीआई इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट आरबीआई के साथ कंसल्ट करके इन्फ्लेशन को टारगेट करता है, और किसके टर्म में, सीपीआई के टर्म में। ठीक है, तो सीपीआई के टर्म्स में तो करता है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन गवर्नमेंट करती है मेनली इन्फ्लेशन को टारगेटिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। Second, if the average inflation remains higher than the upper tolerance level for 2 consecutive quarters, it constitute a failure to achieve the inflation target। बोल रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन 2 consecutive क्वार्टर तक टॉलरेंस से ज़्यादा होता है तो मतलब उसको फेलियर माना जाता है। तो याद रखना, जब कोई भी वो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल रहे हैं, जब भी कोई इन्फ्लेशन, ठीक है, जब भी एवरेज इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है अपर टॉलरेंस लेवल से 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में, 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, कितने, 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, तो उसको मतलब फेलियर माना जाएगा, ना कि 2 में। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है, थर्ड है द इन्फ्लेशन टारगेट एंड टॉलरेंस बेड हैव टू बी रिव्यूड। हर 5 साल के बाद, बिल्कुल हर 5 साल के बाद इन्फ्लेशन के टारगेट को सेट किया जाएगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जब बैंक्स फेल हो जाते हैं अपने इन्फ्लेशन टारगेट को मीट करने में, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी होती है कि क्या फेलियर का रीज़न था, क्या हम करेंगे, रेमेडियल एक्शन क्या होगा, और कितना टाइम लगेगा उस रेमेडियल एक्शन को काम करने में। ठीक है, और बस यही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34, आंसर हो गया हमारा बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। डार्क पैटर्न्स बताने क्या होते हैं। डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं, तो डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं, डार्क पैटर्न्स होते हैं अनएथिकल यूज़र इंटरफेस जो मेनली ऑनलाइन यूज़र्स को मिसलीड या ट्रिक करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, उनको बोलते हैं डार्क पैटर्न्स। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, डार्क पैटर्न्स। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, हमें बताना है नीलगिरी ताहर के बारे में। बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर जो है वो तमिलनाडु में एक स्कीम लॉन्च कर रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो नीलगिरी ताहर के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि वेस्टर्न घाट्स के साउदर्न पार्ट्स में एज ए एंडेमिक स्पीसीज पाया जाता है। तो बिल्कुल ये एंडेमिक स्पीसीज एज ए साउदर्न इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, सेकेंड है इसको क्रिटिकली इंडेंजर में क्लासीफाई किया गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्लासीफाई नहीं किया गया। ये कौन सी स्पीसीज में आती है, इंडेंजर्ड में आती है, ओनली इंडेंजर्ड में आती है। ठीक है, थर्ड है इट इज़ ए की स्टोन स्पीसीज ऑफ मुकुर्ती नेशनल पार्क। मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में ही है। तो यस, ये वहाँ पे की स्टोन स्पीसीज है वहाँ की। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, और हमारी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस में आता है, ये शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है। नीलगिरी ताहर को नीलगिरी आइबेक्स भी बोला जाता है, ताहर या नीलगिरी आइबेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, लोकली इसको क्या बोला जाता है, वराई आइडू। क्या बोला जाता है, वराई आइडू। ठीक है, वराई आइडू भी इसको लोकली मेनली बोला जाता है। मेनली केरला और तमिलनाडु में पाया जाता है, और इसके बैक पे कुछ सैडल्स पाए जाते हैं, लाइट ग्रे एरिया पाया जाता है, उसको बोलते हैं सैडल बैग्स। ठीक है, तो ये सैडल बैग्स के लिए भी जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा प्राणी है जो सैडल बैग्स के लिए जाना जाता है, वो है नीलगिरी ताहर। कहाँ का स्टेट एनिमल है नीलगिरी ताहर, याद रखना, नीलगिरी ताहर एनिमल है तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है ये। मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस था अभी, क्योंकि यहाँ पे एक तो आग भी लगी थी, दूसरी नीलगिरी तार के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, वो उसका भी पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के तो और भी काफ़ी सारे पार्ट आपने सुना होगा कि मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क आपने सुना होगा। इसके अलावा नागरहोल नेशनल पार्क आपने सुना होगा, वो भी इसी का पार्ट है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी का पार्ट है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसका पार्ट है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बहुत सारे पार्ट हैं, उसका पार्ट एक मुकुर्ती नेशनल पार्क भी है। मुकुर्ती में टोडास ट्राइब रहती है। ठीक है, याद रखना, एक टोडास ट्राइब यहाँ पे रहती है, याद रखना, टोडास ट्राइब मेनली एक मुकुर्ती नेशनल पार्क में रहती है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये होगी। इसके अलावा तमिलनाडु में और भी काफ़ी सारे मतलब क्या हैं वो नेशनल पार्क हैं। ठीक है, नेशनल पार्क काफ़ी सारे, एक तो मधुमलाई, ठीक है, एक तो मधुमलाई नेशनल पार्क हो गया, एक गुंडी नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, एक तो मधुमलाई नेशनल पार्क हो गया, एक गुंडी नेशनल पार्क हो गया, एक अन्नामलाई हो गया।
ठीक है, एक अन्नामलाई नेशनल पार्क हो गया, एक गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क हो गया, इसके अलावा बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया, एक पेरियार नेशनल पार्क हो गया। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे, तमिलनाडु में ही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बताना, GNP के बारे में बताना है। देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट सही है, सही बतानी है। ठीक है, सही बतानी है। तो ऊपर से करें नीचे से करें, ऊपर से कर लेते हैं। इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाई कंट्री सिटीजन्स माइनस डेप्रिसिएशन। देखो क्या होती है इंडिया, ठीक है, टोटल फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज जो किसी कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, किसी कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं, टोटल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड गुड्स, तो उसको क्या बोलते हैं उसको, और उसमें से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस को कर दो उसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर कंपनी के जो सिटीजन्स, अगर कंट्री के जो सिटीजन्स है और जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमें क्या निकालना है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है भाई, ये तो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। सेकंड है इनकम अर्नड बाय इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्रीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द GNP। अगर GNP से अगर इनकम जो अब्रॉड से कमा रहे हैं उसको घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो इससे क्या निकलेगा, ये मिल जाएगा GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा ये तो। ठीक है, ये तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा। थर्ड है GNP इंक्लूड्स द इनकम अर्नड बाय फॉरेन रेजिडेंट विद इन द कंट्री। GNP में बोल रहे हैं कि GNP में जो फॉरेन रेजिडेंट कंट्री के अंदर कमाते हैं वो इनकम भी इंक्लूड होती है, बिल्कुल भी नहीं इंक्लूड होती है। ठीक है, याद रखना GNP में वो कैसे इंक्लूड हो जाएगी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में केवल जो इंडिया के नेशनल्स बाहर कमा रहे हैं या इंडिया में जो कमा रहे हैं केवल उन्हीं की इनकम ऐड होती है, फॉरेन रेजिडेंट की इनकम ऐड नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग। तो इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट ही करेक्ट होगी, इंडियाज GNP इज लोअर देन इट्स GDP। तो ये होगी बिल्कुल इंडिया की GNP GDP से कम होगी, क्योंकि ये और तीनों स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ठीक है, तो देखो ये होते हैं बेसिक्स का कमाल। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो आप जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन को हटा दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। हमें बताना है समक्खा सारालामा जतारा फेस्टिवल के बारे में, जिसको मेदाराम जतारा भी बोलते हैं। ये 2 साल में एक बार होने वाला ट्राइबल फेस्टिवल है। ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है तेलंगाना में। कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। और जो ये समक्खा थी ये कौन थी, मदर थी, और ये कौन थी, डॉटर थी, जिन्होंने दोनों ने एक उस टाइम की ककातिया रूलर थे, उन्होंने कुछ बहुत ही गलत रूल लेके आए थे, अनजस्ट रूल लेके आए थे, उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, उसके खिलाफ ये लड़ी थी। और याद रखना ये जो कुंभ मेला होता है वो सबसे बड़ा मेला है इंडिया में, तो ये सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है इंडिया का। ठीक है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट फेस्टिवल है कुंभ मेला और सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है ये मेदाराम जतारा। ठीक है, जो तेलंगाना में मेनली मनाया जाता है। ठीक है, मेनली इसको कौन सी ट्राइब मनाती है, कोया ट्राइब का नाम सुना होगा ना, कोया ट्राइब उड़ीसा में मेनली पाई जाती है, ये मेनली इसको मनाती है। ठीक है, इसको 1996 में स्टेट फेस्टिवल भी घोषित किया गया था। ठीक है, इसको स्टेट फेस्टिवल भी घोषित किया गया कि इसको समाक्खा सारालामा जतारा को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हमें बताना है MO के बारे में। रिजर्व मनी क्या होती है, रिजर्व मनी क्या होती है, देखो रिजर्व मनी होती है जितनी भी चीज़ें लिख रखी हैं सारी ही, ठीक है, सारी ही चीज़ें। फॉरेन सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के जितने अकाउंट्स होते हैं, बैंक डिपॉजिट विद RBI, इंटरनेशनल एजेंसी का जितने अकाउंट हैं और गवर्नमेंट के जितना क्रेडिट गया, सारी चीज़ें मिला के क्या होता है MO। ठीक है, इसको बोलते हैं रिजर्व मनी। ठीक है, और भी बहुत सारी मनी होती है, M1, M2, M3, M4। ठीक है, M1, M2, M3, M4। M1 क्या होती है, इसको नैरो मनी बोलते हैं, जो सर्कुलेशन में मनी होती है, प्लस जो बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स में जो मनी होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, और जो RBI के साथ RBI के पास एडिशनल डिपॉजिट्स होते हैं, RBI के पास एडिशनल डिपॉजिट होते हैं, उसको बोलते हैं M1 मनी, इसको नैरो मनी भी बोला जाता है। M2 क्या होती है, M2 होती है मतलब जो M1 तो है ही, साथ में जो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उसमें जो मनी सेव होती है। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट्स प्लस बैंक के सेविंग अकाउंट्स, बैंक के सेविंग अकाउंट्स में जो मनी होती है उसको बोलते हैं M2। ठीक है, M3 क्या होती है, M1 तो है ही, साथ में टाइम डिपॉजिट, जो बैंक के पास टाइम डिपॉजिट होते हैं वो मनी भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, और M4 में तो सारी मनी इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो मेनली M3 जो है वो मनी सप्लाई को, अगर बात करें कि मनी सप्लाई क्या होती है, तो मनी सप्लाई को डिनोट करने के लिए मेनली हम यूज़ करते हैं M3। ठीक है, जब भी कभी आए मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई का मेन मैटर कौन सा है, मनी सप्लाई को मेन कौन सा उसमें यूज़ करेंगे, उसमें यूज़ करेंगे M3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर
39 हमारा आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में बात करनी है जो इलेक्शन कमीशन अभी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले है इट इज़ स्टैंड अलोन एंड नॉन नेटवर्क सिस्टम अनलाइक इलेक्ट्रिक वोटिंग सिस्टम। तो याद रखना ये एक स्टैंड अलोन नॉन नेटवर्क सिस्टम है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की तरह ही है। ठीक है, ईवीएम की तरह ही है। तो याद रखना ये ऐसा नहीं है कि उसकी तरह नहीं है, उसी की तरह है, स्टैंड अलोन भी है, नॉन नेटवर्क भी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही दो स्टेटमेंट हमारी कर गई आगे 50-50 पे। इसका मतलब थर्ड सही है। मतलब जब भी हमें रिमोट वोटिंग मशीन को लाना पड़ेगा तो हमें जो आरपी एक्ट 1951 है उसको अमेंड करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है इट विल यूज़ प्रिंटिंग पेपर बैलेट शीट। बोल रहे हैं कि ये प्रिंटेड पेपर बैलेट शीट को यूज़ करेगी, पेपर का यूज़ ही नहीं करेंगे। अब सब कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक ही हो गया, तो पेपर बैलेट मेनली इसमें डायनामिक बैलेट डिस्प्ले बोर्ड का यूज़ किया जाएगा, पेपर बैलेट का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। ठीक है, नॉर्मल आप दिमाग लगा सकते हो। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, मेनली रिमोट वोटिंग स्कीम लाई क्यों जा रही है? ताकि जो भी माइग्रेंट्स हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में काम कर रहे हैं, उनको अपने स्टेट्स में वोट देने के लिए ना जाना पड़े या फिर उनका वैसे खर्चा ना हो। तो वहीं पे जहाँ पे वो रह रहे हैं अगर वहीं पे उनकी वोट डल जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसी को बोलते हैं रिमोट वोटिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो रिमोट वोटिंग मशीन है ये मेनली बहुत सारी मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज़ को एक साथ मतलब हैंडल कर लेगी। ये क्या कर लेगी? बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज़ को एक साथ हैंडल कर लेगी और इसलिए ये ज़्यादा मतलब बनाई जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 40 आंसर हो गया हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। विद रेफरेंस टू नेशनल मेडिकल कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में बताना है। सबसे पहले है कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसके जो चेयरपर्सन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के चेयरपर्सन को बनाया जाता है। तो याद रखना नेशनल जो मेडिकल कमीशन है उसके जो चेयरपर्सन हैं वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से होने चाहिए, मेडिकल प्रोफेशनल होने चाहिए। ठीक है, तो वो कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के चेयरपर्सन नहीं होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। मेनली चेयरपर्सन क्या होने चाहिए? मेडिकल प्रोफेशनल होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो जाती है हमारी रॉन्ग, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, दो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। मतलब या तो सेकंड सही है या थर्ड सही है। थर्ड देख लेते हैं। इट्स मेंबरशिप इंक्लूड द पार्ट टाइम मेंबर्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू मेडिकल प्रैक्टिशनर। बोल रहे हैं कि इसमें जो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन में, जो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं वो केवल उसमें केवल और केवल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं। तो याद रखना टोटल नेशनल मेडिकल कमीशन में 33 मेंबर होते हैं, याद रखना। ठीक है, जिसमें से एक तो हो गए चेयरपर्सन, ठीक है, 10 हो गए इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, 12 हो गए पार्ट टाइम मेंबर्स। उस 12 में से जो 60% मेंबर्स होते हैं ना वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए। सारे नहीं, 60%, 40% कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 60% मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सारे ही होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया? बी। मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन प्रोवाइड्स फॉर मेडिकल एजुकेशन सिस्टम दैट इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स। बिल्कुल ये सारी चीज़ें सही हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या क्या चीज़ें हैं। देखो ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है ये तो ये काम करेगा। इसके अलावा और क्या करेगा? जो भी लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च जो कर रहे हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स उसको भी अडेप्ट करेगा, पीरियोडिक असेसमेंट करेगा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सेटअप करेगा। ठीक है, किसको रिप्लेस कर रहा है ये नेशनल मेडिकल कमीशन? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। किसको रिप्लेस कर रहा है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर रहा है। किसको? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वैसे कब बनी थी? 1934 में बनी थी। कब बनी थी? 1934 में बनी थी। और याद रखना जो नेशनल मेडिकल कमीशन है ना NMC, उसमें मेनली 4 सेपरेट बोर्ड्स ऑटोनोमस बोर्ड बिठाए जाएंगे। 4 सेपरेट ऑटोनोमस बोर्ड बिठाए जाएंगे। एक तो है UG मेडिकल बोर्ड, ठीक है, एक UG मेडिकल बोर्ड, एक PG मेडिकल बोर्ड। ठीक है, UG मेडिकल एजुकेशन के लिए जो बोर्ड बैठेगा वो एक, PG मेडिकल एजुकेशन के लिए जो बोर्ड बैठेगा वो एक, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग के लिए जो बोर्ड बैठेगा वो, और एक एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन के लिए जो बोर्ड बैठेगा वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बैठेंगे और यही चीज़ें इसके बारे में नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 41 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। हमें जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में बताना है। जीरो कूपन बॉन्ड्स मतलब ऐसे बॉन्ड्स जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, उसके बारे में क्या चीज़ सही नहीं। देखो ऐसे बॉन्ड्स इशू होते हैं। कई बार क्या होता है, मान लो कि ये 100 रुपीज़ के, मतलब इसके ऊपर 100 रुपीज़ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब हुआ कि जब ये इशू होंगे ना तो ये क्या होंगे? डिस्काउंट पे इशू हो जाएंगे। डिस्काउंट पे इशू हो जाएंगे मतलब अब ये 100 रुपीज़ हैं, आपको क्या होंगे 10 साल के बाद आपको इसके 120 रुपये मिलेंगे।
ठीक है। लेकिन आप एक काम करो, अभी मेरे को 90 रुपये दे दो, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप मेरे को 90 दे दो, आपको 10 साल के बाद इसमें 120 रुपये मिलेंगे। तो ये इशू तो डिस्काउंट पे होते हैं, लेकिन इनको बाद में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे होता है कुछ, तो ये ध्यान रखना, कुछ ऐसे ऐसे होता है। 100 रुपीज़ का इसको मिलेंगे 120 रुपीज़, अब ये 90 में खरीदा जाएगा। तो उसके बारे में बताना है कि जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। सबसे पहले ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं और पार पे रिडीम होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने भी बताई कि डिस्काउंट पे इशू होते हैं और पार पे वो होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है कि अनलाइक अदर बॉन्ड्स दे डू नॉट गिव ए रेगुलर इंटरेस्ट। देखो ये जो है, मतलब मान लें 100 रुपीज़ आपको मिलेंगे बाद में और 90 पे आप दे रहे हो, ये इंटरेस्ट पे नहीं देते बिल्कुल। ये अदर बॉन्ड्स की तरह इन पे इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं होता, इन पे इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं होगा। थर्ड है इनका हाई इन री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है। तो याद रखना इनका री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता ही नहीं है। इनको आप सेकेंडरी मार्केट में भी सेल कर सकते हो, तो इनका री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं होता। ध्यान रखना इनका री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं होता, ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क से फ्री होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप किसी और को बेच दो, ठीक है। फोर्थ है जीरो कूपन बॉन्ड्स कैन बी ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट। बिल्कुल सेकेंडरी मार्केट में भी इनको ट्रेड किया जा सकता है। तो और सारे स्टेटमेंट सही हैं। 42 का आंसर हो गया हमारा सी। आ जाते हैं 43 पे, नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में। किसके बारे में? नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में। सबसे पहले बैम्बू जो है, जो नॉन फॉरेस्ट एरिया में ग्रो किया जाता है, वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में ट्री की कैटेगरी में डाला गया। देखो अभी अमेंडमेंट हुआ था जिसमें क्या बोला गया था कि जो भी फॉरेस्ट एरिया से बाहर है बैम्बू के ट्री, उसको ट्री नहीं माना जाएगा, तो याद रखना नॉन फॉरेस्ट एरिया में जो बैम्बू के ट्री हैं उनको ट्री नहीं माना जाएगा। यही अमेंडमेंट किया गया था रिसेंटली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि बैम्बू के बारे में ये स्टेटमेंट क्या है हमारी गलत है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया क्या? बी, ठीक है। ध्यान रखना अभी रिसेंटली ये किया था। सेकंड है बैम्बू हैज बीन इंक्लूडेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर इसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस माना गया है, बिल्कुल सही है। और जो नेशनल बैम्बू मिशन है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये समझ में आया? देखो हमें केवल करंट अफेयर्स की न्यूज़ बताती कि अभी रिसेंटली क्या किया गया, नॉन फॉरेस्ट एरिया में जो बैम्बू के ट्री है उनको ट्री मानने से मना कर दिया गया। तो यही देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस इस टेस्ट में दे रखे हैं वो दे रखे हैं तुक्केबाजी वाले, या फिर आपको अगर एक स्टेटमेंट पता है उससे आप कट कर लोगे, फिर 50-50 पे आप ज़्यादा उस पर लगा सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यही करना है, सबसे पहले वीडियो पोस्ट करनी है, अपना आंसर खुद लगाना है और उसके बाद देखना है इसका आंसर क्या है, ठीक है। तभी आपको मैक्सिमम फ़ायदा होने वाला है और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको इनमें। मेनली आपको ये लगा के देखने हैं आंसर्स कि आप कितने आपके तुक्के सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, कितने आप बेसिक क्वेश्चंस रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 43। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। और हाँ, इसको बैम्बू को याद भी कर लेना, कहाँ कहाँ बैम्बू होता है, क्या है, सारी चीज़ याद कर लेना इसके बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके साथ होती है? तो जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज ये किसके साथ होएगी? तो सूर्य किरण सबसे फेमस है, किसके साथ होती है? नेपाल के साथ होती है, इंडिया की। 2011 में स्टार्ट हुई थी और अभी तक हो ही रही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन है जहाँ पे टेम्परेरी स्लोइंग ऑफ पेस ऑफ प्राइसेस इन्फ्लेशन, मतलब जो इन्फ्लेशन तो है लेकिन उसका पेस स्लो हो गया है। इन्फ्लेशन तो है लेकिन उसका पेस क्या हो गया? स्लो हो गया है, ठीक है। जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कम हो गया, तो ये बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट कम हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? डिसइन्फ्लेशन। उसको बोलते हैं यस डिसइन्फ्लेशन। उसको क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है जब इन्फ्लेशन तो है लेकिन उसका जो रेट है वो क्या हो गया? कम हो गया, उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। तो क्वेश्चन नंबर 45 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जो मेनली इन्फ्लेशन को देखते हैं, मतलब ये भी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का एक तरीका है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। सबसे पहले है इट रिफ्लेक्ट्स द प्राइसेस ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जितने भी डोमेस्टिक में प्रोड्यूस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उन सभी को प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करता है जीडीपी डिफ्लेटर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, उनको रिफ्लेक्ट करता है ये। सेकंड, जीडीपी डिफ्लेटर एक्सक्लूड द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड। बिल्कुल इंपोर्टेड गुड्स के प्राइस को क्या कर देता है? एक्सक्लूड कर देता है। थर्ड है जीडीपी डिफ्लेटर इज बेस्ट सुटेबल इंडिकेटर फॉर ट्रैकिंग मंथली चेंजेस। देखो ये ना सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मंथली मतलब कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन को, लेकिन जो जीडीपी डिफ्लेटर है याद रखना ये क्वार्टरली या ईयरली कैलकुलेट करता है। यही इसकी कमी है, ये क्या करता है? क्वार्टरली
या ईयरली कैलकुलेट करता है, यही इसकी कमी है, ठीक है। CPI WPI मंथली कर लेते हैं, तो यही स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया ए। GDP डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल GDP बाई रियल GDP इंटू 100, ठीक है, इसको बोलते हैं हम GDP डिफ्लेटर, ठीक है। और ठीक है, और ये जो CPI WPI से ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव भी है, ब्रॉडर भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारा आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 में क्या बोलता है, हमें बताना है कि सेविंग रेट इकोनॉमी में किससे बढ़ेंगे, मतलब इकोनॉमी में सेविंग रेट कब बढ़ेंगे, कब लोग सेव करना शुरू कर देंगे इकोनॉमी में, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए, देखो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए, अगर हर चीज़ का प्राइस ही ज़्यादा हो गया तो लोग बचाएंगे कैसे, खुद सोचो। अगर हर चीज़ का प्राइस ही ज़्यादा हो जाए तो लोग बचाएंगे कैसे पैसे, तो सेविंग रेट ज़्यादा कैसे होगा। हाई इन्फ्लेशन में तो मान लो कि पहले सिलेंडर 400 का मिलता था, अब सिलेंडर 1200 का मिलता है, तो अब एक बात बताओ, अब सेविंग रेट बढ़ेगा कैसे, कम ही होगा ना। अब 400 की जगह 1200 रुपये लग रहे हैं लोगों के, तो अब सेविंग रेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो हाई इन्फ्लेशन में सेविंग रेट कम हो जाता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। इसका मतलब थर्ड तो सही है, मतलब हाउस होल्ड इनकम अगर बढ़ेगी तो सेविंग रेट बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। सेकंड है लो इंटरेस्ट रेट। देखो अगर इंटरेस्ट रेट लो है, अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट लो है, देखो मान लो कि बैंक है, आपके पास मान लो 100 रुपये हैं, ठीक है। आपको मान लो कि बैंक जो है वो 10% पे दे रहा है, मान लो कि 10% पे आपके पैसे को ले रहा है, मतलब 10% मिल रहे हैं आपको बैंक में पैसा रखने पे, तो क्या होगा, एक महीने के बाद आपके 110 रुपये हो जाएंगे, ठीक है, ये है। लेकिन अगर बैंक ही आपको लो इंटरेस्ट रेट दे रहा है, मान लो 1% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, आपको एक महीने के बाद कितने रुपए होंगे, 101 रुपये होंगे, तो आप क्या करोगे, क्या बैंक में उस पैसे को रखोगे कि नहीं रखोगे। अगर बैंक के इंटरेस्ट रेट लो हैं तो आप बैंक में पैसे क्यों रखोगे, नहीं रखोगे। अगर बैंक में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तभी आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करोगे, सेव करोगे, तो बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है। अगर लो इंटरेस्ट रेट होगा तो कोई भी बैंक में पैसे नहीं रखेगा, जब हाई इंटरेस्ट रेट होंगे बैंक्स के तभी लोग बैंक में पैसे रखना पसंद करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो गई है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है। बिल्कुल कॉमन सेंस लगा के आपको क्वेश्चन करने हैं कि सेविंग रेट इन इकोनॉमी कब बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमारा आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। हमें बताना है टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, ये कंट्री के जो एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं और जो इंपोर्ट प्राइसेस हैं उनका रेशियो है। कंट्री के जो एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं और जो इंपोर्ट प्राइसेस हैं उनका रेशियो है क्या, टर्म्स ऑफ ट्रेड। उनका क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड है। और जो कंट्री की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की मॉनेटरी वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, उस डिफरेंस को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। जो कंट्री की जो इंपोर्ट की मॉनेटरी वैल्यू, इंपोर्ट्स की मॉनेटरी वैल्यू और जो एक्सपोर्ट्स की मॉनेटरी वैल्यू है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और जो रेशियो होता है एक्सपोर्ट प्राइस का और इंपोर्ट प्राइसेस का उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो क्वेश्चन नंबर 48 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। बोल रहे हैं कि आरबीआई ने रिसेंटली रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। आरबीआई ने रेपो रेट एग्रेसिवली इंक्रीज कर लिया ताकि इन्फ्लेशन को रोका जा सके, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन को रोका जा सके। तो हमें बताना है कि उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा, तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है, ठीक है। देख लेते हैं। सबसे पहले है कि इकोनॉमी की, देखो अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो लोग क्या करेंगे, अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक हैं जो वो क्या करेंगे, अपना पैसा कहाँ स्टोर करेंगे, आरबीआई में स्टोर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वो लोन में पैसा नहीं देंगे। अगर लोन में पैसा नहीं देंगे तो इन्वेस्टर्स के पास पैसा नहीं आएगा, अगर इन्वेस्टर्स के पास पैसा नहीं आएगा तो वो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे, वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बजाय वहाँ पे स्टोर करेंगे, तो स्टॉक मार्केट में क्या आ जाएगा, स्लम्प आ जाएगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें स्लम्प आ जाएगा। शॉर्ट टर्म में जो बॉन्ड यील्ड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। देखो बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी, देखो बिल्कुल बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। मैं वो आपको समझाती हूँ ये चीज़, ठीक है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी, नहीं वो भी बढ़ेगी, ठीक है। बॉन्ड यील्ड मेनली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, याद रखना बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फोर्थ है आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम इक्विटीज टुवर्ड लेस रिस्की डेट इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल इक्विटी से लोग पैसा निकालने लग जाएंगे, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ सही है और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखो मेनली मैं क्या बताना चाहती थी इसमें, मेनली है कि
देखो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ क्या चक्कर है ये। सबसे पहले मान लो कि कोई ए है, कोई बी है, ठीक है। मान लो कि कोई बॉन्ड है, ठीक है। मान लो कि कोई बॉन्ड है, उसका 100 रुपये प्राइस है, ठीक है। उसकी फेस वैल्यू 100 है और उस पर जो हमें जो यील्ड मिल रही है, मतलब जो उसका रेट है ना, उसका वो है 10%, ठीक है। उसका जो रेट है वो है 10%, या इंटरेस्ट रेट जो उस पर मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 10%, ठीक है। 100 का वो बॉन्ड है, 1000 का मान लो, 1000 का वो बॉन्ड है और उसको मतलब 10% उसको हर महीने इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ए ने खरीदा है, मतलब ए से खरीदा है बी ने, ठीक है। बी ने उसको 1000 रुपये में खरीदा। अब बी क्या चाहता है, उसको बेचना चाहता है, ठीक है। बी मान ले उसको बेचना चाहता है, बेचना चाहता है तो मान लो कि उसके प्राइसेस ज़्यादा हो गए, मतलब डिमांड ज़्यादा हो गई उस बॉन्ड की। तो मान लो उसको 1200 में खरीदा किसी ने। अगर किसी ने उसको 1200 में खरीदा, 1200 में उस 1000 के बॉन्ड को खरीद लिया, उसको इंटरेस्ट रेट कितना मिला, ये फिक्स रहेगा। इंटरेस्ट रेट हमेशा किसी भी इस बॉन्ड का फिक्स रहता है। तो इसका मान लो इंटरेस्ट रेट 10% है। तो अब उसको पहले तो 1000 रुपये पे उसको 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, अब 1200 पे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये बॉन्ड यील्ड क्या हो गई है, कम हो गई है। समझ रहे हो, यहाँ पे बॉन्ड यील्ड ज़्यादा थी। बॉन्ड पे जो यील्ड है, इंटरेस्ट है, बॉन्ड इंटरेस्ट मान लो, बॉन्ड पे की जो यील्ड है या इंटरेस्ट है पहले ज़्यादा था, अब 1200 पे में तो बॉन्ड यील्ड कम हो गई है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या हो गया, मान लो कि ये तो एक केस हो गया। अब क्या हो गया, इस बॉन्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया। एक भी बॉन्ड को कोई खरीदना ही नहीं चाहता, बॉन्ड को खरीदना नहीं चाहता, मतलब इसको किसी ने बोला कि मैं तो भाई 800 में ही लूँगा। 800 में लेगा, मतलब ठीक है भाई मैं 800 में लूँगा, लेकिन उसको हर महीने पैसे मिल रहे कितने, 10% ही मिल रहे हैं, ठीक है। 10 रुपीज़ ही मिल रहे हैं हर महीने। तो इससे क्या होगा, इसकी बॉन्ड यील्ड क्या बढ़ गई, इसकी बॉन्ड यील्ड क्या होगी, बढ़ गई। तो मतलब क्या होता है, जब ये क्या हो गया, बॉन्ड का ये तो है बॉन्ड प्राइस, ये तो बॉन्ड प्राइस, ठीक है। ये तो है बॉन्ड प्राइस और ये है बॉन्ड यील्ड, ठीक है। तो जब बॉन्ड प्राइस बढ़ता है, तो बॉन्ड यील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। याद रखना, जब बॉन्ड प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड की यील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बॉन्ड की यील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब बॉन्ड प्राइस कम होता है तो बॉन्ड की यील्ड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बॉन्ड प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन है इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक से। बॉन्ड प्राइस मतलब देखो, अगर बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे तो इन्वेस्टर बैंक में अपने पैसे को सेव करेंगे, वो बॉन्ड्स खरीदेंगे ही नहीं। अगर बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे तो इन्वेस्टर बैंक में अपना पैसा बैंक में पैसे लगाएंगे, ना कि स्टॉक्स में लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो भी बॉन्ड्स है उनका प्राइस कम हो जाएगा, और जब बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा तो बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये समझ में आया। तो इसमें वही बोला गया कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट इंक्रीज कर दिया। अगर आरबीआई ने अपना रेपो रेट इंक्रीज कर दिया तो इसका मतलब बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। बैंक अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टर पैसा कहाँ लगाएंगे, बैंक में लगाएंगे। वो बॉन्ड को खरीदेंगे नहीं। जब बॉन्ड को नहीं खरीदेंगे तो बॉन्ड का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा तो बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें लिख रखा है डिक्रीज इन बॉन्ड यील्ड कम नहीं, बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब बॉन्ड देखो, अब क्या होगी, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई और बॉन्ड प्राइस कम हो गया, ठीक है। बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, बॉन्ड प्राइस कम हो गया। तो अब लोग क्या करेंगे, इक्विटी से पैसा निकालेंगे, ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब नुकसानदायक है, क्योंकि मनी क्या हो रही है, उस कंपनी से निकल के बाहर जा रही है, ठीक है। लेस रिस्की उसमें जा रही है, ठीक है। तो याद रखना, इक्विटी का पैसा कम हो जाता है, ठीक है ना। इक्विटी में भी लोग पैसा कम इन्वेस्ट करते हैं जब ऐसा होता है तो, ठीक है। तो ये याद रखना, इक्विटी से भी पैसा लेस रिस्की डेट इंस्ट्रूमेंट में चला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 हमारा आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 हमें क्या बोलता है, हमें बताना है इकोनॉमी में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडियाज की नॉमिनल ग्रोस वैल्यू एडिशन कहाँ पे है। देखो याद ही होना चाहिए आपको ये, ठीक है। आप बजट देखोगे 2-4 बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसका, देखो ग्रोस वैल्यू एडिशन, नॉमिनल ग्रोस वैल्यू एडिशन किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब किसमें सबसे ज़्यादा होता है ग्रोस वैल्यू एडिशन, तो किसमें सबसे ज़्यादा है। तो देखो सबसे ज़्यादा ग्रोस वैल्यू एडिशन होता है सर्विसेज सेक्टर का, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्रोस वैल्यू एडिशन सर्विसेज सेक्टर का, याद रखना। उसके बाद होता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसके बाद है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उसके बाद है हमारा माइनिंग एंड क्वायरिंग, ठीक है। तो ये है हमारा इसका आंसर, जिसमें मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्रोस वैल्यू एडिशन। ये अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। तो हमारे टोटल जो 50 क्वेश्चन हो जाते हैं वो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।